आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नस्र के सबक नंबर 10 का, और इस सबक का उन्वान है खाका। बच्चों इस सबक में खाके की तारीफ़ दे रखी है, खाके की तारीख़ दे रखी है, और मशहूर खाका कलीमुद्दीन अहमद जो अहमद जमाल पाशा का लिखा हुआ है यहाँ सबक के तौर पर शामिल किया गया है। सबक को मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हमने खाके के हवाले से मालूमात हासिल की है। दूसरे हिस्से में हम अहमद जमाल पाशा की ज़िंदगानी के हवाले से और तर्ज तहरीर की खुसूसियात, कलाम की खुसूसियात के हवाले से मालूमात हासिल कर चुके हैं। यहाँ मैं तीसरा हिस्सा लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। इस हिस्से में हम अहमद जमाल पाशा का लिखा हुआ खाका कलीमुद्दीन अहमद का मुताला करेंगे, और इसके बाद जो चौथा हिस्सा होगा वो इस खाके से मुतालिक दरसी किताब में दिए गए सवाल जवाब के ऊपर मुनहसर होगा। तो हम शुरू करते हैं सबक का तीसरा हिस्सा, जिसका उन्वान है कलीमुद्दीन अहमद। ये खाका है और ये कलीमुद्दीन अहमद का खाका है। खाके के माने बच्चों मुरक्का या तस्वीर के होते हैं। खाके के ज़रिए खाका निगार किसी शख्सियत की, किसी शख्स की कलमी तस्वीर बना देता है। कलम के ज़रिए हमें बता देता है, उसके औसाफ बयान कर देता है, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ ज़ाहिर कर देता है, चाल चलन का तरीक़ा बता देता है, अंदाज़ बयान बता देता है। माने सारी की सारी मालूमात उस शख्सियत से मुतालिक खाके के अंदर बयान कर दी जाती है। खाका उसकी पूरी सीरत को बयान कर देता है। हालांकि सवाने हयात नहीं होता, लेकिन खाके के ज़रिए हम उसकी शख्सियत के हर पहलू से रूबरू हो जाते हैं। उसकी खूबियाँ भी हमें पता चल जाती हैं और उसकी खामियाँ भी हमें पता चल जाती हैं। अहमद जमाल पाशा उर्दू अदब के तंज़ो मज़ा निगार हैं, नक्काद हैं। उम्र के आखिरी पड़ाव के अंदर आपने खाका निगारी की तरफ तवज्जो की। 2 खाके आपने लिखे हैं जो बड़े मशहूर हुए हैं। वो खाके आपने बड़ी खूबसूरत अंदाज में लिखे हैं। एक खाका कलीमुद्दीन अहमद के ऊपर आपने लिखा है। कलीमुद्दीन अहमद उर्दू अदब के नक्काद हैं, जदीद दौर के नक्काद थे और बड़े तेज़ तर्रान नक्काद थे। आप अपनी तनकीद के ज़रिए बड़ी से बड़ी शख्सियत को निशाना बना दिया करते थे, किसी को भी नहीं बख्शते थे। जो सामने आया, जो नज़र आया, जिसका मजमून सामने आया, उसकी समझ लीजिए आप कि धज्जियाँ उड़ा दिया करते थे। वो हाल से बेहाल हो जाता था। कलीमुद्दीन अहमद एक नीडर नक्काद थे जो कभी किसी से नहीं डरे। हमेशा सच बोलते थे, साफ बोलते थे, और साफ गोई के अंदर वो किसी का लिहाज नहीं रखते थे, किसी की मुरव्वत नहीं रखते थे। जो कहना है साफ साफ अंदाज में, सीधी जुबान में उसको कह दिया करते थे। अब चाहे सामने वाले के ऊपर क्या बीते, उसको बुरा लग रहा है, उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, वो परेशान हो जाएगा, लेकिन जो कहना है वो आप सीधे मुंह के ऊपर कह दिया करते थे। कोई लिहाज नहीं, कोई मुरव्वत नहीं। इसीलिए कलीमुद्दीन अहमद नक्कादों की दुनिया के अंदर या उर्दू अदब के नक्कादों के अंदर एक अलग तरह के नक्काद हैं और अपनी तनकीद के लिए मशहूर हैं। कलीमुद्दीन अहमद का आपने खाका खींचा है, अहमद जमाल पाशा ने खाका खींचा है, और बड़ी खूबसूरती से उस खाके को यहाँ पर आपके सामने पेश किया गया है। हम मुताला करेंगे और गहराई से आपको मुताला करना है। जब आप पढ़ेंगे तो कलीमुद्दीन अहमद का नक्श आपके सामने तस्वीर की तरह पेश हो जाएगा। मैंने बताया आपको खाके के माने होते हैं कलमी तस्वीर खींचना। यहाँ अहमद जमाल पाशा ने कलीमुद्दीन अहमद की कलमी तस्वीर खींची है। आप यहाँ पर तस्वीर का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन आप जब इस सबक का मुताला करेंगे तो कलीमुद्दीन अहमद आपको नज़र आ जाएंगे। आप उनकी शख्सियत से रूबरू हो जाएंगे और उनका अंदाज़ आपको पता चल जाएगा कि कलीमुद्दीन अहमद का अंदाज़ क्या है, क्या उनका तर्ज है और क्या उनके ख़यालात हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों हम कलीमुद्दीन अहमद का खाका। अहमद जमाल पाशा बयान कर रहे हैं, उस वक्त कलीमुद्दीन अहमद का शुमार असातिज़ा में होता था और अहमद जमाल पाशा का तालिब इल्मों में शुमार होता था। आप तालिब इल्मी के दौर में थे, तो वो किस्से भी आपने बयान किए गए और तजरीज के मुताबिक आप किस्सों को आगे बढ़ाते गए। ये बात कोई 1954-55 की है, जब मैं उस्ताजी प्रोफेसर सैयद एहतशाम हुसैन की खिदमत में हाजिर होता हूँ। सैयद एहतशाम हुसैन उर्दू अदब के बड़े मजमून निगार हैं, बड़ा नाम है सैयद एहतशाम हुसैन का। सैयद एहतशाम हुसैन आपके उस्ताद थे, अहमद जमाल पाशा के उस्ताद थे, और ये दौर बताया है आपने 1954 से 55 के करीब का दौर बताया है। और इस सबक का दूसरा हिस्सा जब हम मुताला कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि 1950 से आपने लिखना शुरू किया था। अहमद जमाल पाशा ने 1950 से ही लिखना शुरू किया था। तो 1954-55 का दौर है, ये आपके लिखने का या आपकी तख्लीकात करने का शुरुआती दौर है। इस वक्त आप तालिब इल्मी के दौर में हैं, सीखने के दौर में हैं। तो 1950 से आपने लिखना शुरू किया और 1954-55 के किस्से बयान कर रहे हैं। उस्ताजी प्रोफेसर सैयद एहतशाम हुसैन की खिदमत में हाजिर होता
और अगर वो तन्हा होते तो एक किताब बहुत गौर से पढ़ते या उस पर पेंसिल से निशान लगाते होते। सैयद एहतशाम हुसैन के बारे में बता रहे हैं कि उस्ताजी प्रोफेसर हैं। उस्ताजी यानी उस्ताद, जो उस्तादी रखता हो, तो उस्ताजी प्रोफेसर हैं सैयद एहतशाम हुसैन। ये कहते हैं कि सैयद एहतशाम हुसैन के सामने उनकी खिदमत के लिए हाजिर होता, लेकिन जब सैयद एहतशाम हुसैन के करीब कोई नहीं होता तो वो एक किताब का मुताला करते हुए मिलते थे हमेशा। या तो उसको पढ़ते हुए मिलते या पेंसिल से उसके ऊपर निशानात लगाते हुए नजर आते थे। हम लोगों को बड़ी जुस्तजू रहती कि आखिर ये कौन सी किताब है। अब हम लोग यहाँ अहमद जमाल पाशा और उनके साथी यानी जो दूसरे तालिब इल्म हैं सैयद एहतशाम हुसैन के, इनके दोस्त हैं, ये सभी एक साथ ही इनकी खिदमत के अंदर हाजिर होते थे। तो ये कहते हैं कि हम लोगों को बड़ी जुस्तजू रहती कि आखिर ये कौन सी किताब है। उस किताब पर एक मोटा सा चमकदार कोर चढ़ा रहता था, गालिबन किसी कैलेंडर को काट कर तैयार किया गया था। कभी कभी वो इतने मुनहिक और मुस्तगरिक होते कि हमारी मौजूदगी तक का नोटिस न लेते। मुनहिक, मसरूफ होते, बिजी होते, मशगूल होते, उस किताब को पढ़ने के अंदर बिल्कुल डूब जाते थे, गर्क हो जाते थे। और मुस्तगरिक, डूबा हुआ, गर्क हुआ, किसी काम में खोया हुआ। मुस्तगरिक जो गर्क हो गया है, जो डूब गया है। तो वो किताब पढ़ने के अंदर वो इतने खोए रहते थे, इतने डूबे रहते थे कि उन्हें हमारा ख्याल भी नहीं आता था। ये अहमद जमाल पाशा कह रहे हैं कि हम वहाँ पहुँच जाते, वहाँ बैठ जाते, लेकिन ये हमें भी नोटिस ना लेते। नोटिस ना लेना, नज़र में ना लेना, ध्यान नहीं देना। उसको पढ़ते हैं, उनके चेहरे का रंग बदलता रहता और अक्सर बड़बड़ाते भी। उस किताब को पढ़ते पढ़ते चेहरे का रंग बदलता रहता, यानी कभी तो उनको गुस्सा आ जाता, कभी तरस आता, कभी त्योरे चढ़ जाती, कभी वो संजीदा हो जाते थे। यानी अलग अलग चेहरे के अलग अलग उनके रंग बदल रहे थे, अलग अलग रंग चेहरे के ऊपर आ रहे थे। तो चेहरे का रंग बदलना या मुहावरे का इस्तेमाल किया गया है और अक्सर वो बड़बड़ाते भी रहते थे। हमारा मुहतात अंदाज, मुहतात यानी एहतियात के साथ, एहतियात बरतने वाला, बहुत संभल कर काम करने वाला। अब क्योंकि उस्ताद हैं और उस्ताद से तालिब इल्मों को डर रहता है, कोई सवाल करें तो कैसे करें, उनके सामने जाएं तो कैसे जाएं, तो डर रहता था। तो एहतियात के साथ काम करते थे कि इस तरह काम करें कि कोई सज़ा नहीं मिल जाए। हमारा मुहतात अंदाज़ा ये था कि ये या तो तनकीद पर कोई किताब है या फिर उसकी शरह या कुंजी है। अब ये खुद ही एहतियात के साथ अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये किताब या तो तनकीद की किताब है या तनकीद की किताब की शरह है और या फिर उसकी कुंजी है। मगर हमारे एक दोस्त शौकत उमर का मोहतात अंदाज था, मोहतात अंदाज़ा, ये भी वही संभल के अंदाज़ा लगा रहा है, फ़िक्र के साथ अंदाज़ा लगा रहा है, बचकानी बातें नहीं करते हुए। तो इनके एक दोस्त हैं शौकत उमर जिनका नाम है, इनका अंदाज़ा ये है कि इस किताब का ताल्लुक बारूद साजी की सिनत से है या फिर उसमें बम बनाने का नुस्खा दर्ज है। बच्चे हैं, अपने अपने तरीके से अंदाज़ा लगा रहे हैं। कोई कह रहा है कि इतने छुपा के ऊपर किताब पढ़ रहे हैं, किताब के ऊपर मोटा जिल्द चढ़ा रखा है, कवर चढ़ा रखा है, उसका ना नाम नज़र आ रहा है ना उसने लिखने वाले का नाम नज़र आ रहा है, और बड़े गौर व फिक्र के साथ मुताला कर रहे हैं। तो सभी अंदाज़ा लगा रहे हैं, बच्चे हैं छोटे, अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो किस तरह से अंदाज़ा लगा रहे हैं, वो सोचते हैं, कुछ तो ये कहते हैं कि शायद ये कोई तनकीद की किताब है या फिर किसी की तनकीद का खुलासा या उसकी कुंजी के ज़रिए कुछ इल्म हासिल कर रहे हैं। लेकिन जो एक शरारती इनका दोस्त था वो कहता है, शौकत उमर इसका नाम बताया है शरारती का, ये कहता है कि नहीं, ये कोई किताब का मुताला नहीं कर रहे, ये तो बम बनाने का नुस्खा ढूंढ रहे हैं, बारूद साजी का इल्म हासिल कर रहे हैं, ये कुछ धमाका करना चाहते हैं। वो किताब रफ्ता रफ्ता सौत की हैसियत इख्तियार करती गई। सौत यानी दुश्मन। एक दिन दोपहर को हम लोग मई जून की गर्मी में पहुंचे तो देखा कि किबला तो बेखबर अंटा गफील हैं। अंटा गफील, ऐसा गाफिल हो जाना जैसे बेहोश हो। अंटा अफीम को भी कहते हैं और गफील गफलत के अंदर। तो अंटा गफील मुहावरा है, इसलिए कहा जाता है जो बेखबर सो जाता है। बेखबर सोने के लिए बिल्कुल बेहोश की तरह, कोई होश नहीं है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो जब ऐसे सोता है तो उसको अंटा गफील कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि किबला तो बेखबर अंटा गफील हैं और सरहाने मीर के वही सोतनुमा किताब धरी है। अब सरहाने मीर के क्यों इस्तेमाल किया गया है?
मीर तकी मीर उर्दू अदब के बड़े शायर हैं और उनका एक शेर है, सरहाने मीर के कुछ ना बोलो अभी टुक रोते रोते सो गया है। ये आराम की कैफियत में होने का शेर है कि कोई होश नहीं है, अब आहिस्ता से अपना काम कर लें। तो ये सरहाने मीर के फ़िक्रे की तरह बोला है यहाँ पर इस मिसरे को, और सरहाने मीर के वही सोतनुमा यानी वही किताब उनके सरहाने रखी हुई है। उस किताब को हम लोगों ने आपस में आंखों में एक दूसरे को इशारे किए और खामोशी से किताब उठाई और गायब हो गए। बहुत गहरी नींद के अंदर इनके उस्ताद सो रहे थे। ये लड़के थे और शरारती लड़के भी थे। खामोशी से उस किताब को उठाया क्योंकि बहुत इनके दिल में कैफियत थी जानने की किताब में है क्या। जानना चाहते थे कि क्यों इतने मसरूफ़ रहते हैं, क्यों इतने मुस्तग़रिक़ रहते हैं उस किताब के अंदर। ये जानना चाहते थे कि उसमें है क्या। खामोशी से उस किताब को एक दिन ये लोग लड़के उठाकर लेकर आ गए। गोलगंज में मेहंदी के होटल में उन तमाम साहबजादों ने जो मुस्तकबिल में उर्दू शेर व अदब के चांद सितारे करार पाने वाले थे, इस किताब को बहुत ही गौर से खोला। किताब का कोर निकाल कर अलग कर दिया। उस पर लिखा था, उर्दू तनकीद पर एक नज़र, अज़ कलीमुद्दीन अहमद। किताब को उठा लाए और लखनऊ की एक जगह है गोलगंज, लखनऊ के अंदर है गोलागंज, और गोलागंज के अंदर मेहंदी का होटल है। इस होटल के अंदर आ गए सारे के सारे लड़के, और आने के बाद इन्होंने खामोशी से उस किताब का कवर खोला और देखा कि किताब क्या है। तो वो किताब थी उर्दू तनकीद पर एक नज़र, और किताब को लिखने वाले थे कलीमुद्दीन अहमद। यानी कलीमुद्दीन अहमद से अहमद जमाल पाशा यहाँ पर पहली बार मुतारुफ हो रहे हैं। पहली बार पता चल रहा है कि कोई कलीमुद्दीन अहमद नाम की शख्सियत भी है। तो यहाँ पर आप जान गए हैं। अब आगे की कहानी बढ़ेगी। उर्दू तनकीद पर एक नज़र किताब का नाम था और किताब के ऊपर लिखा था उसके मुसन्निफ का नाम अज़ कलीम अहमद के ज़रिए लिखी हुई। सारी किताब पर मालूम होता था कि पेंसिल से चांद मारी करके गोद दिया गया था। चांद मारी बच्चों बंदूक से निशानेबाजी को कहते हैं। किसी गोले के ऊपर तीरंदाजी की जाए, बंदूक से निशानाबाजी की जाए, तोप से निशानेबाजी की जाए, इन सबको चांदबाजी कहा जाता है, चांदमारी कहा जाता है निशानेबाजी को। तो चांदमारी करके गोद दिया गया था। तंज़ीह अंदाज में, मज़ाही अंदाज में बात करते हैं अहमद जमाल पाशा, और आप उनकी तहरीर भी देख लीजिए, उनका अंदाज़ बयान भी देख लीजिए कि कितने दिलचस्प और मज़ाही अंदाज में बात कर रहे हैं। कोई बात कहना है तो सीधे अंदाज में, साफ अंदाज में कह रहे हैं, लेकिन अपने असलूब का इस्तेमाल करते हुए आसान से जुमले को भी, सीधे सीधे जुमले को भी आप पुरलुत्फ और पुरमज़ा बना देते हैं। देखिए आप कि किताब को देखा तो सारी किताब पर मालूम होता था कि पेंसिल से चांदमारी करके गोद दिया गया है, निशानेबाजी की गई है पेंसिल से। कुछ इस किस्म के सवालात उठाए गए थे। अब ये सवालात जो किताब के ऊपर ही वर्क के ऊपर साइड में लिख दिए गए हैं। कौन कौन से सवालात थे? आखिर कलीमुद्दीन अहमद क्या चाहते हैं? बात तो सही है, मगर आखिर ये अंदाज किस हद तक मुनासिब है? कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ये जब पढ़ते हुए देखते थे, अभी बताया है कि उनके चेहरे का रंग बदलता रहता था। कभी गुस्सा हो रहे हैं, कभी खुश हो रहे हैं, कभी किसी तरह का रंग आ रहा है चेहरे पे, कभी किसी तरह के जज्बात उभर रहे हैं। तो वो जो जज्बात हैं वो यहाँ पर सवालों की शक्ल के अंदर इनको यहाँ पर मिल गए हैं कि क्यों उनका रंग बदलता रहता था। तो जो पढ़ रहे थे किताब, उस किताब के ऊपर ही इन्होंने नोट डाल रखे हैं और ये सवालात डाल रखे हैं। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मुखालिफत तो आसान है, मगर मार्क्सिज्म समझना बहुत मुश्किल है। बात तो सीधी है, मगर उसमें बरहमी या तंज की क्या गुंजाइश है? बरहमी यानी गुस्सा करना, नाराज़गी। बात तो सीधी है, मगर उसमें नाराज़गी या तंज की क्या गुंजाइश है? तकरार। ये नोट्स लगे हुए हैं उनकी किताब के अंदर, नोट्स दे रखे हैं। जोलिदा बयानी है गैर मरबूत गुफ्तगू करना, बेसरपेर की हाँकना, बकवास करना, जोलिदा बयानी कहलाती है। आखिर इस बात का मगरिब से क्या ताल्लुक़? गज़ल से अंग्रेज़ी शायरी, ये मगरिब का क्या वास्ता? ये तारीफ़ है या हजवे मलीह ऐसी तारीफ़ जिसमें बुराई का पहलू निकलता हो। कहने को तो तारीफ़ की जा रही है, लेकिन वो तंज़िया तारीफ़ है। जब उस तारीफ़ को सुने तो सुनने वाले को हंसी नहीं आए, उसको ये लगे कि मेरी बुराई की जा रही है, वो हजवे मलीह कहलाती है। तो ये तारीफ़ है या हजवे मलीह?
मतलब वाजे ना हो सका, यानी साफ साफ मतलब नहीं समझ में आया क्या कहना चाहते हैं। आखिर कहना क्या चाहते हैं? महसूस ये होता था कि उस्ताद मोहतरम इस किताब को पढ़ते नहीं बल्कि इस किताब पर मुसन्निफ से ज़हनी कुश्ती लड़ते थे। जा बजा किताब पर मार्क्स और एंगल्स के अक़वाल ज़र्री दर्ज थे। अक़वाल ज़र्री कहते हैं सोने के अक़वाल, सोने के कौल, सोने के लफ्ज़ वहाँ जम हैं। यहाँ पर भी यहाँ पर तंज कर रहे हैं बात के अंदर, मज़ाहिया अंदाज में पूरे कलाम के अंदर आपने बात की है, मज़ाहिया तहरीर है। तो अक़वाल ज़र्री कहते हैं, ज़र्री मतलब होता है सोने का, और अक़वाल यानी कौल, डायलॉग्स जो हम बोलते हैं, कलाम। तो पूरी किताब के ऊपर जगह जगह मार्क्स लगे हुए हैं, निशान लगे हुए हैं, या अंग्रेजी लफ्ज़ यहाँ पर, और एंगल्स बना रखे हैं। ये एंगल्स हैं, ऐसे तीर के निशान बना बना के इस तरह से ये एंगल्स इन्होंने ले रखे हैं। तो मार्क्स बना रखे हैं और एंगल्स बना रखे हैं और अक़वाल ज़र्री लगा रखे हैं, यानी अपने सोने की दास्तान यहाँ पर लिख रखी है, सोने के अक्षरों से लिख रखा है। ये तंजिया कौल है, तंजिया मिसरा यहाँ पर दिया गया है। सोने के अक्षरों से कोई नहीं लिखता, लेकिन उनके बातों को यहाँ पर इस तरह दिया गया है कि जैसे बहुत कीमती बातें हों, बहुत कीमती मशरे हों। हम लोगों का ख्याल ये था कि कलीमुद्दीन अहमद कोई बहुत बेढब आदमी है, बेढब, जालिम, जुल्म करने वाला, जो बहुत ख़तरनाक हो, जिसके पास तौर तरीक़े से बात करना मुश्किल है, वो बेढब कहलाता है। तो इनका नज़रिया ये बन गया जब कलीमुद्दीन अहमद का बारे में देखा कि इतनी मसरूफियत के साथ मसरूफ़ होकर किताब पढ़ रहे हैं, इतना गर्क होकर किताब पढ़ रहे हैं, तो शायद कलीमुद्दीन अहमद कोई बड़ी शख्सियत है, और ये शख्सियत ऐसी है कि जो किसी के ऊपर रहम नहीं करती, हर किसी के ऊपर ये जुल्म करती है। कोई जालिम शख्स ये नज़र आता है जो हमारे उस्ताद को बुरी तरह परेशान किए हुए है। मजबूरी ये थी कि मामले की तह या गहराई तक पहुंचने की सलाहियत हम में से किसी में भी न थी, क्योंकि ये सब तालिब इल्म थे। अब मामला क्या है, कलीमुद्दीन अहमद कौन है और वो क्या कह रहे हैं, क्या कलीमुद्दीन अहमद की बातों में सच्चाई है या नहीं है, या कलीमुद्दीन अहमद झूठे ही इस तरह की बातें लिख रहे हैं, हमारे उस्ताद को परेशान कर रहे हैं। तो उनमें भी सलाहियत नहीं थी कि वो सच और झूठ को नाप सकें, सच और झूठ के अंदर फैसला कर सकें। वो फ़र्क करने की सलाहियत अभी इनके अंदर नहीं थी। और किताब गायब करने के बाद अब मुसन्निफ के बारे में उस्ताद से दरियाफ्त करना बारूद को आग दिखाना थी। बारूद को आग दिखाना, हंगामा कर देना। अगर बारूद को आग दिखाओगे तो क्या होगा, धमाका होगा। तो उस्ताद की किताब चुरा कर ले आए हैं बच्चे, उस्ताद से बगैर पूछे किताब ले आए हैं। अब जाके उनसे पूछे कि कलीमुद्दीन अहमद कौन थे, आपने ये निशानात, ये आपने फिक्रे क्यों लिख रखे हैं, ये आपने कौल क्यों लिख रखे हैं, तो फिर हमें सज़ा मिलनी तय थी। वो बारूद को आग दिखाने के बराबर थी। हंगामा हो जाता, हमें निकाल दिया जाता, तालिब इल्म नहीं रहते और सज़ाएं ज़रूर मिलती। तो इन्होंने वहाँ जाना मुनासिब नहीं समझा, उस्ताद के पास नहीं गए। अब सोचे कि किसके पास जाएं, किससे बात करें। इसलिए कलीमुद्दीन अहमद रोज़ अव्वल से ही हमारे लिए मुअम्मा बन गए। मुअम्मा वो पहेली जिसका हल आसानी से ना निकल सके। बहुत मुश्किल पहेली को मुअम्मा कहते हैं। बहुत मुश्किल से किसी का राज खुले उसे भी मुअम्मा कहते हैं। तो ये कहते हैं कि अब उस्ताद से भी मालूम नहीं कर सकते कि कलीमुद्दीन अहमद कौन है, और हमें किसी को पता ही नहीं है, हमने कलीमुद्दीन अहमद का नाम ही नहीं सुना। उस्ताद भी छुपाकर किताब पढ़ रहे थे और उसके ऊपर इतने सारे कौल इन्होंने रख रखे हैं। तो शुरू से ही कलीमुद्दीन अहमद एक मुश्किल पहेली इनके लिए बन गए थे, और ये सब फिक्र में थे कि कलीमुद्दीन अहमद हैं कौन। अब क्या किया जाए, तय पाया कि चूंकि हम लोगों ने सुरूर साहब को सरेदस्त कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, सरेदस्त सीधे तौर पर सुरूर साहब को इन्होंने सीधे सीधे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन यहां भी बच्चों तंज़िया अंदाज है। यहां कहते हैं कि सरेदस्त, हाथ से मतलब सीधे सीधे किसी ने सुरूर साहब को नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन इसके माने ये हैं कि पीठ पीछे तो नुकसान जरूर पहुंचाया होगा किसी ना किसी ने। तो सुरूर साहब को सरेदस्त कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। ये बच्चों सुरूर साहब कौन है, आल अहमद सुरूर। आल अहमद सुरूर के बारे में यहां पर बात हो रही है, इसलिए उनसे जाकर अता पता मालूम किया जाए। इस लू धूप में सुरूर साहब ने हम लोगों को निहायत मशकूक नज़रों से देखा और खैरियत पूछी। अब सुरूर साहब का जाना के तय हुआ कि सुरूर साहब के पास जाते हैं और उनसे दरियाफ्त करते हैं कि कलीमुद्दीन अहमद कौन है। बहुत तेज़ धूप थी, लू चल रही थी, गर्मी का मौसम था। गए परेशान होते हुए सुरूर साहब के साथ। सुरूर साहब ने जैसे ही इनको देखा
सुरूर साहब के सामने जैसे ही गए, सुरूर साहब ने इनको मशकूक नज़रों से देखा। मशकूक शक के साथ कि क्या करने आए हैं, जिनमें शक हो उसे मशकूक कहा जाता है। तो शक की नज़रों से सुरूर साहब ने इनको देखा और खैरियत पूछी कि खैरियत तो है, इतनी धूप के अंदर ऐसे कैसे आना हुआ तुम लोगों का, और एक साथ मेरे मुकाम के ऊपर आए हो। बहुत हिम्मत करके एक साहब ने बड़ा ही बुनियादी सवाल किया, सर हम लोग ये जानना चाहते हैं कि तनकीद किसको कहते हैं। हाँ भाई, ये एक बात हुई। ये सुरूर साहब से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये जो नौजवान वहाँ पर गए हैं किताब चुराकर कलीमुद्दीन अहमद साहब के बारे में जानना चाहते हैं, अहमद जमाल पाशा खुद इनके अंदर शामिल हैं। सुरूर साहब के सामने चले गए, कोई बात नहीं बन रही थी, कोई कहते नहीं बन रहा था कि किस तरह से हम गुफ्तगू की शुरुआत करें। तो एक लड़का उनमें से कहता है कि सर हम ये जानना चाहते हैं कि तनकीद किसको कहते हैं, क्या होती है तनकीद। सुरूर साहब ने पूछा, उन्होंने जवाब दिया कि हाँ आपने ये सवाल अच्छा किया है, अब मुझे समझ में आया कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। हाँ भाई, ये एक बात हुई। सुरूर साहब ने बड़ी तफसील से, निहायत सादा और आसान तरीके से इस तरह समझाया कि मौजू को पानी कर दिया जो हमारे सरों पर से गुजर गया। अच्छी तरह आपको समझा दिया कि तनकीद क्या होती है, तनकीद किसे कहते हैं, तनकीद के उसूल क्या हैं, तनकीद के ज़वाब्ते क्या हैं। सारा का सारा मौजू इनके ऊपर आसान कर दिया और ये इनके सर से गुजर गया, यानी इनको समझ में आ गया, पानी की तरह कर दिया। फिर एक साहबजादे ने, जो आजकल एक यूनिवर्सिटी में सदर शोबा उर्दू प्रोफेसर और नामी गिरामी नक्काद वाक़े हुए हैं, अपनी तसल्ली के लिए पूछा। अब उन्हीं में से एक साहिबजादे जो उस वक्त इनके साथ शामिल थे, लेकिन अहमद जमाल पाशा कह रहे हैं कि जब ये खाका लिखा गया तो वो यूनिवर्सिटी के अंदर बड़े ओहदे के ऊपर फाइज थे, बड़ा पद उनको मिला हुआ था। तो उन्होंने सवाल पूछा, सर जो तनकीद करता है उसे क्या कहते हैं। तो जवाब देते हैं आल अहमद सुरूर, नाकिद, तनकीद करने वाला, नक्काद। तनकीद करने वाले को नाकिद भी कहा जाता है, तनकीद करने वाला भी कहा जाता है और नक्काद भी कहा जाता है। एक दूसरे साहबजादे ने टुकड़ा लगाया, बात को आगे बढ़ाया। उर्दू में बेहद अहम नक्काद कौन कौन से हैं। अब नक्कादों के नाम दिए जा रहे हैं। उर्दू अदब के मशहूर नक्काद आल अहमद सुरूर बता रहे हैं। वो कहते हैं कि हाली, शुबली, अब्दुल हक, रशीद अहमद सिद्दीकी, डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला, कलीमुद्दीन अहमद, प्रोफेसर एहतशाम हुसैन वगैरह। कलीमुद्दीन अहमद का नाम सुनते ही हमारे चेहरे गुलाब की तरह खिल गए। जैसे ही उनका नाम सुना, क्योंकि कलीमुद्दीन अहमद के बारे में ही जानना चाह रहे थे, ये तो बातें घुमा घुमा कर कह रहे थे। अगर सीधे ही कलीमुद्दीन अहमद के बारे में पूछते तो शायद शक हो जाता इनको। अब आल अहमद सुरूर का एहतशाम हुसैन से भी मुलाकात थी, तो जाकर उनसे बोल देते कि आपके ये लड़के जो आपके तालिब इल्म हैं, ये मुझसे कलीमुद्दीन अहमद के बारे में क्या दरियाफ्त कर रहे हैं, आपने नहीं बताया ये बातें इनको। तो वो शक हो जाता उनको। घुमा फिरा के बातें की गई और घुमाते फिराते जैसे ही कलीमुद्दीन अहमद का नाम आया तो लड़के खुश हो गए। कहते हैं कि चेहरा उनका गुलाब की तरह खिल उठा। एक साहबजादे ने पूछा, सर ये कलीमुद्दीन अहमद की क्या अहमियत है, किस किस्म के नक्कादों में उनका शुमार है। कलीमुद्दीन अहमद के बारे में ही बातें चल रही हैं, उन्हीं का यहाँ पर खाका पेश किया गया है। तो पूछा लड़के ने, कलीमुद्दीन अहमद का नाम आ गया घुमा फिरा कर कैसे भी। अब नाम आ गया तो पूछा गया कि कलीमुद्दीन अहमद हैं कौन। नक्कादों में नाम है, उर्दू अदब के बड़े नक्कादों में है, तो इनकी अहमियत क्या है उर्दू अदब में। अब आल अहमद सुरूर का जवाब सुनिए, किस तरह का जवाब देते हैं। आल अहमद सुरूर कभी किसी की बुराई नहीं करते थे, कभी किसी का बुरा नहीं करते थे, कभी किसी के लिए ख़राब बयानी, गलत बयानी नहीं करते थे। हमेशा तवाज़ुन बनाकर बात करते थे। वो भी नाकिद भी थे, लेकिन साफ तौर पर वो बुराई नहीं करते थे। वज़न बना के रखते थे, तवाज़ुन के मुताबिक बात करते थे। अच्छाई भी करेंगे तो बुराई को भी इस तरह से करेंगे कि वो अच्छाई ही नज़र आए, तारीफ़ की तरह करेंगे। बात साफ कहेंगे, लेकिन बात को चाशनी में लपेट कर कहेंगे। सीधे सीधे नहीं कहेंगे कि भाई तेरी बात गलत है, उसको घुमा फिरा कर बात को कहेंगे। तो वही अंदाज़े बयान यहाँ पर भी दिया गया है, क्योंकि वही पुरानी बातों को याद करते हैं। खाका में बच्चों सच्चाई भी ज़रूरी होती है, सच्चाई का बयान भी होना चाहिए। उसमें झूठ और फर्जी किस्से, फर्जी कहानियाँ और फर्जी बातें नहीं होनी चाहिए। ये जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इस खाके की वो साबित करते हैं, इस खाके की सच्चाई को मानते हैं, तस्लीम करते हैं कि हाँ यही बातें हुई थी,
इसी तरह की मुलाकात हुई थी, तो साबित होना चाहिए खाके की सच्चाई, उसमें झूठी बातें शामिल नहीं करनी चाहिए। तो अहमद जमाल पाशा ने इन किस्सों को शामिल किया है। अब आल अहमद सरूर कलीमुद्दीन अहमद के बारे में बता रहे हैं कि कलीमुद्दीन अहमद क्या है। भाई, मौजूदा दौर में सच्ची बात तो यह है कि सबसे ज्यादा उन्हीं का शोहरा है, शोहरा यानी शोहरत, उन्हीं का नाम है। बहुत ही अहम नक्काद है। उनकी तनकीद में कुछ इंतहा पसंदी होती भी है, नहीं भी होती, यानी इंतहा पसंदी होती भी है, बहुत शिद्दत के साथ लिखते हैं, लेकिन नहीं भी होती है, यानी हाँ भी कर रहे हैं और ना भी कर रहे हैं। मैं आपको बता चुका हूं अभी कि वजन बनाकर रखते हैं, वजन के अंदर बात करते हैं, कोई पल्ला भारी या कोई पल्ला हल्का नहीं होने देते, वजन बना के बात कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि उनके कलाम में, उनकी तनकीद में इंतहा पसंदी होती भी है, नहीं भी होती है। कलीम साहब उसूल तनकीद पर जोर देते हैं। उसूल तनकीद, तनकीद के उसूल, जो ज़ाब्ते हैं, जो शराइत हैं, उन शराइत पर जोर देते हैं, मगर खुद असूलों पर ज़रा कम ही चलते हैं। उसूलों पर जोर देते हैं लेकिन खुद उसूलों पर कम चलते हैं। फिर साथ में ये भी कहते हैं चलते भी हैं, खुद मना भी कर रहे हैं और खुद हाँ भी कर रहे हैं। उसूलों पर कम चलते हैं लेकिन चलते भी हैं और उसूलों पर जोर भी डालते हैं। उनके यहां तवाजुन की जगह शिद्दत है, मगर तवाजुन है भी और नहीं भी है। तवाजुन यानी वजन बनाए रखना, बराबरी का मेयार रखना, बराबरी रखना अपने कलाम के अंदर, यानी ना तो बुराइयों को बहुत ज्यादा जाहिर कर दिया जाए और ना ही अच्छाइयों और खूबियों का बहुत ज्यादा बयान हो, दोनों के अंदर तवाजुन होना चाहिए। तो ये कहते हैं कि कलीमुद्दीन अहमद के यहां तवाजुन पाया भी जाता है और तवाजुन नहीं भी पाया जाता है। उनके यहां शिद्दत भी पाई जाती है और उनके यहां तवाजुन भी पाया जाता है। दोनों बातें एक साथ ही कहते चले जा रहे हैं, दोनों के अंदर वजन बनाते जाते हैं। तो तवाजुन है भी और नहीं भी है, कुछ साफ नहीं कहा जा सकता। उनकी गिरफ्त बहुत सख्त होती है, इसलिए लोग झुंझलाते भी हैं, मगर बात ही बड़े पते की करते हैं। देखो, बुराई भी कर दी और फिर तारीफ भी कर दी कि उनकी गिरफ्त बहुत मजबूत होती है, लोग झुंझला जाते हैं उनकी बात सुनकर। मैं आपको शुरू में बता चुका हूं कि कलीमुद्दीन अहमद बहुत सख्त मिजाज के थे, जो कहना है मुंह के ऊपर साफ कहते थे। उनके बारे में मशहूर था कि वो सही बात को हमेशा गलत मौके के ऊपर कहते थे। सही बात होती थी लेकिन वो गलत मौके के ऊपर कर दिया करते थे। जब उनको खामोश रहना चाहिए था तब भी वो कलाम कर दिया करते थे, तब भी बोल दिया करते थे। और जब बोलते थे तो कोई फिक्र नहीं करते थे, अपने लोगों की भी फिक्र नहीं कर दिया करते थे। जो इनके साथ बैठने वाले लोग हैं, जो इनके हमदर्द हैं, उनको भी नाराज कर दिया करते थे। और नाराज हों तो हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता था इनके। बहुत सारे इनके जो साथी थे वो रूठे हुए रहते थे इनसे, तो जरा सा रहम किसी के ऊपर नहीं किया करते थे। तो तवाज़ुन बना के चल रहे हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कलाम लिखते थे कि लोग उनसे झुंझला जाते थे, लेकिन साथ में कह रहे हैं मगर बातें बड़े पते की करते थे। उनकी भी अपनी एक अहमियत है और खूब है। गरज सरूर साहब बहुत देर तक कलीमुद्दीन अहमद के मीज़ान नक़द के दोनों पल्ले बराबर करते रहे। मीज़ान कहते हैं तराजू को, उनके तराजू को बराबर करते रहे। उनके जो पहलू हैं, शख्सियत के पहलू हैं, उनकी तनकीद के पहलू हैं, उनको वे शिद्दत और तवाज़ुन को बराबर बरकरार रखने की कोशिश करते रहे। ना तो बुराई करना चाहते थे और ना ही तारीफ करना चाहते थे, जिससे हम लोग सिर्फ ये अंदाज़ा कर सके कि प्रोफेसर आल अहमद सरूर भी ज़रब कलीम से बेहद खाइफ हैं और कलीमुद्दीन अहमद ज़रूर दहशत पसंद नक्काद हैं। और हम लोग वहाँ से सलाम करके रुखसत बल्कि मुंतशिर हो गए। अहमद जमाल पाशा कहते हैं कि हम कलीमुद्दीन अहमद साहब के पास गए। अहमद जमाल पाशा कहते हैं कि हम आल अहमद सरूर साहब के पास गए कलीमुद्दीन अहमद की शख्सियत के बारे में जानने, और जानना चाहा तो उन्होंने इस तरह की बताई कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आया। बस इतना समझ में आया कि कलीमुद्दीन अहमद से हर कोई डरता है और आल अहमद सरूर भी उनसे खौफ खाए हुए हैं। यहां पर कहा गया है ज़रब कलीम। ये ज़रब कलीम बच्चों अल्लामा इकबाल का एक मजमुआ भी है और ज़रब कलीम खौफ की अलामत भी है। ज़रब कलीम, कलीम मूसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता था। मूसा अलैहिस्सलाम की चोट है, ये उनकी लाठी की चोट थी कि आपने दरियाए नील के 2 टुकड़े कर दिए थे।
अपनी लाठी से, उस लाठी की चोट को ज़रबे कलीम कहा जाता है। यानी कोई सज़ा हो, कोई ख़तरनाक इंसान हो जिसकी चोट का डर है, तो वो ज़रबे कलीम की तरह ही मक़ौला फ़िक्रा इस्तेमाल किया जाता है। तो ज़रबे कलीम से बेहद खाइफ हैं। अब यहाँ पर कलीम उन कलीमुद्दीन अहमद को बना दिया गया है, ये भी कलीमुद्दीन अहमद की चोट से खौफ के अंदर हैं। ज़रब यानी होता है चोट, मार। तो ज़रबे कलीम मूसा अलैहिस्सलाम की चोट है, मूसा अलैहिस्सलाम की मार है। आपने अपनी लाठी से, अपने असा से नील दरिया के 2 टुकड़े कर दिए थे, तो सभी आपके असा से खौफ खाते हैं, ज़रबे कलीम से सब डरते हैं। तो ये कहते हैं अहमद जमाल पाशा कि आल अहमद सरूर को देखकर भी हमें अंदाज़ा हो गया कि ये भी ज़रबे कलीम से खाइफ हैं, खौफ के अंदर हैं, कलीमुद्दीन अहमद के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोलना चाहते। कुछ बोलेंगे तो हो सकता है कलीमुद्दीन अहमद का अगला निशाना ये भी बन जाए। तो बात करना नहीं चाहते, लेकिन हमने उनसे सवाल जवाब किए तो उन्होंने बता दिए। अब हमें ये समझ में आ गया कि भाई कलीमुद्दीन अहमद कोई ख़तरनाक शख्स हैं, कोई दहशत वाराना तनकीद करते हैं, लोगों को डराने का काम करते हैं। वो कहते हैं दहशत पसंद नक्काद हैं, और हम लोग वहाँ से आल अहमद सरूर के यहाँ से उनको सलाम करके वहाँ से निकल लिए। ये कहते हैं कि रुखसत हो लिए, बल्कि कह दीजिए कि मुंतशिर हो गए। मुंतशिर तितर बितर हो गए, अपने अपने घरों को चले गए, फैल गए। और मुंतशिर बच्चों बेचैन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहां पर फैलने के लिए क्या गया है, तितर बितर होने के लिए। हम अपने अपने घरों की ओर चले गए। 2-3 दिन बाद हम लोग एहतशाम साहब के यहां गए तो देखा कि वही किताब फिर उनके हाथ में है। 2 दिन का वक्फा ले लिया बीच में, उसके बाद गए तो फिर से एहतशाम हुसैन एक किताब के अंदर गर्क दिखे, इनको डूबे हुए दिखे, और काफी खूंखार अंदाज से कि उस पर एक सुर्ख रंग का कोर चढ़ा हुआ था। अब वो किताब तो पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका अंदाज बड़ा खूंखार अंदाज था। खूंखार अंदाज में किताब का मुताला कर रहे थे। और वो अंदाज कैसे बताया उन्होंने, ये कहते हैं कि उस पर एक सुर्ख रंग का कोर चढ़ा हुआ था, एक खूनी रंग का कवर उसके ऊपर चढ़ा हुआ था। गालिबन नई खरीद कर लाए थे, और सोवियत देश का वर्क फाड़कर उस पर चढ़ाया गया था, जिस पर हंसिया, हथौड़ा और मजदूर के खून की सुर्खी थी। तो वो जो किताब थी उसके ऊपर लाल रंग का कवर चढ़ा हुआ था, और उसके ऊपर जो सोवियत की निशानी है, खूनी पट्टी के ऊपर, खूनी ज़मीन के ऊपर हंसिया भी बना रहता है और घास भी बनी रहती है, कतौड़ा भी बना रहता है, तो वो निशान उस किताब के ऊपर लगा हुआ था। तो ये मजम्मत की निशानी होती है। बात आई गई हो गई। यह भी किसी को याद ना रहा कि वो किताब किन साहब के पास पहुंची। कौन सी किताब? जो इन्होंने वहां से गायब की थी, एहतशाम हुसैन साहब के घर से गायब की थी। दिन गुजरते रहे। एक दिन मालूम हुआ कि सरूर साहब को बुखार चढ़ गया है। इनको कहीं से पता चला कि सरूर साहब बुखार के अंदर मुब्तला हैं। हम लोग देखने गए। आने वालों की खास भीड़ थी। आयादत का अंदाज कुछ ताज़ियत वाला था। आयादत यानी बीमार की पूछताछ करना। इनको पता चला कि इनको उस्ताद जो मोहतरम है वो बीमार पड़ गए, बुखार आ गया उनका। जब ये घर गए तो देखा बहुत सारे लोग जमा हैं, बहुत सारे तख्लीकार, बहुत सारे मुसन्निफ, बहुत सारे नक्काद, अदब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उनके घर के ऊपर जमा हैं। और आयादत जो कर रहे हैं तो आयादत कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। उसके अंदर उनका ताज़ियाती अंदाज था, यानी वो ताज़ियत कर रहे थे। वो उनको समझा रहे थे कि जो हो गया वो हो गया, अब छोड़िए बात। तो बीमार से इस तरह की पूछताछ नहीं की जाती। उनका जो अंदाज था, आयादत का अंदाज था, वो कुछ ताज़ियाती अंदाज था। बार बार कलीम साहब का नाम सुनाई देता था। अब मालूम हुआ कि ताज़ा नकूश में, नकूश अखबार था उस वक्त निकलने वाला, तो नकूश का नया ताज़ा नंबर आया था। उसमें सरूर साहब को कलीम साहब ने ढूंढ डाला है। तो इन्होंने मालूम किया तो पता चला कि जो नया अखबार नकूश आया है उसमें आपने सरूर साहब के ऊपर, कलीमुद्दीन अहमद ने सरूर साहब को धो दिया था, उनके ऊपर तनकीदी निशानाबाजी की थी। अहले इल्म का मजमा था, मजमा यानी भीड़, और अहले इल्म जो तख्लीकार थे, जो अदब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, अदब से वाबस्ता थे, वो वहाँ जमा थे, उनकी भीड़ थी। अंदाज़े गुफ्तगू में भी ठहराव और सब्र व ज़ब्त का ऐसा अंदाज था गोया लखनऊ का किला कलीमुद्दीन अहमद ने ढहा दिया है और सालार काफिला बीमार गम बना हुआ है। सालार यानी होता है जो फौज का सरदार होता है, काफिले की रहबरी करने वाला सालार कहलाता है। सालार काफिला
ये कहते हैं कि ऐसा मंजर था, सारे अदीब वहाँ पर जमा थे, अदब से ताल्लुकात रखने वाले लोग वहाँ पर जमा थे, और वो माहौल था कि कलीमुद्दीन अहमद जैसे दुश्मन हो, लखनऊ का किला उन्होंने ढहा दिया हो, और सालार काफिला अब गम के अंदर बैठा हुआ क्योंकि वो हार गया है, अब कोई रास्ता उसको नजर नहीं आ रहा है, सब उसके सामने आकर ताज़ियत कर रहे हैं। सामने किताब अयादत के तौर पर नकूश रखा हुआ है। किताब अयादत बीमार से पूछताछ किस वजह से की जा रही है, तो वो किताब अयादत के लिए नकूश का जो ताज़ा अंक है वो वहाँ पर रखा हुआ है, जिसे लोग उठाकर पढ़ते और कुछ दबा दबा सा तबसरा करते। अंदाज़े गुफ्तगू कुछ तसल्ली और ढारस वाला था। अब सरूर साहब के यहाँ पर सभी लोग जमा हैं और अदीब हैं, सभी उस नकूश का अपने अपने हिसाब से तबसरा कर रहे हैं उसकी बात के ऊपर, और कुछ तो कह रहे हैं कि ठीक है, कलीमुद्दीन साहब ने जो कहा वो कह दिया, अब बात को ख़त्म करो और ख़ामोश रहो, और कुछ जो है उनकी तरफदारी भी कर रहे हैं, समझा रहे हैं उनको, और बहुत सारे लोग ताज़ियत कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं और अफसोस जता रहे हैं कि आपके साथ ऐसा हो गया। डॉक्टर एहसन फारूकी घर का भेदी बने आपे, बल्कि जामे से बाहर थे और बेतरह नाक में डकरा रहे थे, और जब वो नाक में मुनमुना कर कहते, अब डॉक्टर एहसन फारूकी भी वहाँ पर शामिल हैं। डॉक्टर एहसन फारूकी सरूर साहब के यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वो कलीमुद्दीन अहमद साहब के हक़ के अंदर बोल रहे हैं, तो इनको घर का भेदी बता रहे हैं। अहमद जमाल पाशा जो उस महफिल में शामिल हैं, अफसोस जताने वाले जो लोग यहाँ पर हाजिर हैं, उनके साथ अहमद जमाल पाशा भी शामिल हैं, और वो एहसन फारूकी का रवैया बता रहे हैं कि वो घर का भेदी बने हुए हैं, कि रह रहे हैं सरूर साहब के पास, सरूर साहब के पास मौजूद हैं, ताज़ियत कर रहे हैं, लेकिन अफसोस जताते जताते कलीमुद्दीन अहमद की तारीफ़ करने से भी नहीं चूक रहे। कलीमुद्दीन अहमद साहब के हक़ के अंदर बात कर रहे हैं, तो वो नाक के अंदर बात करते थे। डॉक्टर एहसन फारूकी, इनका बोलने का लहजा ये था कि नाक से ये आवाज़ लगा रहे थे, तो नाक से आवाज़ लगाने को इन्होंने मुनमुनाना कहा है, कि मुनमुना रहे थे। अब क्या मुनमुना रहे थे? शुरू कलीमुद्दीन ने ये बात तो ठीक कही है, ये ना बात नाक से बोल रहे हैं, तो यहाँ पर लिखिए ये बात तो ठीक कही है, कलीमुद्दीन अहमद साहब की तारीफ़ कर रहे हैं। अब जब सरूर साहब ये सुनते तो सरूर साहब की कमज़ोरी बढ़ जाती और वो खिलाफ कायदा झल्लाते नज़र आते। खिलाफ कायदा है, कायदे के खिलाफ झल्लाहट की ज़रूरत नहीं है। तबसरा करा है, किसी अदीब ने तबसरा करा है, नक्काद ने किया है, तो उसको कबूल करना चाहिए, तो उसको कबूल भी कर रहे हैं, वो खामोशी से हैं, लेकिन वो तबसरा देखकर, उनकी तनकीद देखकर इनकी तबीयत थोड़ी नासाज हो गई है, परेशान है। अब ऐसे में कलीमुद्दीन साहब की तारीफ़ भी हो रही है, उनके घर के अंदर ही तारीफ़ हो रही है कि ये बात तो उन्होंने ठीक ही कही है, तो ये अपने आप को और कमज़ोरी महसूस करते हैं। सरूर साहब हम लोगों को लिफ्ट ज़रा कम ही देते थे, इसलिए लड़के लोग कुछ खुशी थे कि कोई तो उन्हें मिला। अब जो अहमद जमाल पाशा और इनके दोस्त थे ये खुश थे, क्योंकि सरूर साहब इनको पूछते नहीं थे, इनकी तरफ तवज्जो नहीं देते थे, तो अब लड़के सारे खुश हो रहे हैं कि हमें कुछ नहीं समझते थे, अच्छा ही हुआ इनके साथ कि कोई तो इनके बराबर का मिला, इनकी टक्कर का मिला, जो इनको इस तरह का जवाब दे सके। और कलीमुद्दीन साहब अपने ऐसे जवाबात के लिए मशहूर थे। गरज अरसे तक कलीम साहब के इस मजमून के चर्चे रहे, और ये भी अफवाह गर्म हुई कि सरूर साहब कलीम साहब से मिलने पटना गए हैं। सरूर साहब कलीम साहब से मिलने पटना गए हैं, ये अफवाह रही है। अब पटना क्यों गए हैं? तो वो मामले को रफा दफा करने गए होंगे कि आपने मेरे बारे में ये लिखा है और जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ये आपको नहीं करना चाहिए, तो कुछ बातचीत करने के लिए ये पटना गए होंगे। तो ये साबित नहीं हुआ कि पटना गए थे या नहीं गए थे, लेकिन ये अफवाह मानी जाती है कि पटना गए थे। अब जमाल पाशा कहते हैं कि एक साहबजादे जो खुद आजकल अमेरिका में प्रोफेसर हैं, उनका हल्फिया बयान है कि खुद बर्थ रिजर्व कराने गए थे सरूर साहब के लिए। अफवाह थी ये बात, सब कहते थे कि झूठी बात है, पता नहीं किसी को कि कलीम साहब के पास सरूर साहब गए थे नहीं गए थे, पटना में इनके सामने पेश हुए थे नहीं हुए थे, पटना में उनके सामने हाजिर हुए थे नहीं हुए थे। तो इस बात को साबित करने के लिए अहमद जमाल पाशा अपने एक दोस्त जो अभी अमेरिका में प्रोफेसर हैं उनका हल्फिया बयान भी पेश करते हैं। हल्फिया कसम खा के जो बयान दिया है कि कसम खाई है उन्होंने कि उन्होंने खुद ने
सुरूर साहब के लिए बर्थ रिजर्व कराई थी पटना जाने के लिए ट्रेन के अंदर। तो ये साबित हो गया कि वो पटना के अंदर इनसे मुलाकात के लिए गए थे। रफ्ता रफ्ता ये चर्चे खत्म हुए और उनकी जगह हिंद पाक क्रिकेट ने ले ली कि अचानक बैठे बैठाए कलीम साहब ने दूसरा एटमी धमाका कर दिया। कलीम साहब की फितरत थी, खामोश नहीं रहते थे। वैसे तो मिजाज नरम था, लेकिन तनकीद में बहुत गर्म रहते थे। कब किसको आड़े हाथ ले लें, मैंने बताया ना आपको कि कब किसकी धज्जियां उड़ा दें, कुछ पता नहीं है। उनके जो खास आदमी होते थे वो तक उनसे डरते थे। जो उनके कुर्बा हैं, कुर्बा उनसे डरते थे, कुर्बत रखने वाले लोग उनसे डरते थे और उनसे दूर रहते थे। उनके हमदर्द भी उनके खिलाफ हो जाया करते थे, उनके अंदाज़े बयान की वजह से, उनकी तर्ज तहरीर की वजह से। जो उनके दोस्त हैं वो दूरी बना लेते थे कि भाई इस शख्स के पास रहना बड़ा मुश्किल है। और वैसे अगर मुलाकात करोगे तो कलीम साहब बड़े नाजुक दिल के थे, मिलनसार आदमी थे, रहम दिली से पेश आते थे, बिगड़े हुए कामों को बनाने की कोशिश करते थे, लोगों के काम आने की कोशिश करते थे। लेकिन तनकीद के अंदर वो किसी के ऊपर रहम नहीं करते थे, सबका हिसाब कर दिया करते थे। जो जैसा है उसका सच जाहिर कर दिया करते थे। जैसे तनकीद के उसूल होते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी कर देना, इंसाफ कर देना, वो अपने कलाम से भी इंसाफ कर दिया करते थे, तनकीद से भी इंसाफ कर दिया करते थे। अब इन्होंने एक और कारनामा कर दिया। सुरूर साहब का मामला भी ठंडा पड़ा ही था। सुरूर साहब की जो तबीयत ख़राब हुई थी, इतने हंगामा हुआ था, सुरूर साहब फिर मिलने पटना भी गए थे, वो मामला अभी ठंडा ही पड़ने वाला था कि इन्होंने दूसरा धमाका कर दिया। ये धमाका क्या था? इस बार इन्होंने एहतशाम हुसैन के मजमून के ऊपर तनकीद की, एहतशाम हुसैन की तर्ज तहरीर के ऊपर तनकीद की, और ये भी इस तरह से की कि एहतशाम हुसैन का मजाक बनाया गया। फिर हंगामा हो गया। वो ये कि ताज़ा नकूश में उन्होंने एहतशाम हुसैन की तनकीद निगारी पर मजमून सर कर दिया था। उसका छपना था कि कोहराम मच गया। लोग जोक दर जोक ताज़ियत के लिए एहतशाम साहब के पास पहुंचने लगे। जोक दर जोक, गिरोह दर गिरोह, मजमा, जिस तरह से जोक आती है भीड़ के अंदर, मजमे के अंदर, उसी तरह से लोग, बहुत सारे लोग एहतशाम हुसैन के घर के ऊपर ताज़ियत के लिए आने लगे, अफसोस जताने के लिए आने लगे कि फिर से ये क्या हो गया और आपके सामने ये इन्होंने क्या कर दिया। अफसोस जताने के लिए बहुत सारे लोग उनके सामने पेश होने लगे। एहतशाम साहब अजब सोगवाराना अंदाज में बैठे हुए थे। सोगवाराना, दुख भरे अंदाज के अंदर, जैसे कोई मैयत हो गई हो और उसके बाद सोग मनाया जाता है, बहुत बड़े दर्द और दुख और तकलीफ का सामना करना पड़ता है, तो अजीब सोगवाराना अंदाज के अंदर एहतशाम साहब बैठे हुए थे। एक तरफ से उन्हें बाकर मेहंदी संभाले हुए थे। बाकर मेहंदी इनके तालिब इल्म थे और एहतशाम हुसैन इनके उस्ताद थे। तो एक तरफ उनके बाकर मेहंदी संभाले हुए थे और दूसरी तरफ मिर्ज़ा जाफ़र हुसैन, और एक उनके शागिर्द जो आजकल नक्काद हो गए हैं। बाकर वगैरह की आस्तीनें चढ़ती हुई थी। बाकर गुस्से के अंदर आस्तीनें चढ़ा रहे थे कि हम देख लेंगे, कलीम साहब को आप इजाज़त दो। कलीम साहब ऐसे थोड़ी कि हर किसी के धज्जे उड़ा देंगे, हर किसी की बदनामी कर देंगे, जो चाहे मन में आए वो लिख देंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो वो बाकर साहब आस्तीनें चढ़ा रहे थे, गुस्से के अंदर थे। आस्तीनें चढ़ाने का मतलब होता है लड़ाई के लिए तैयार होना, गुस्से के अंदर बहुत ज़्यादा बेकाबू होना। एहतशाम साहब कभी ठंडा करते, कभी झिड़क देते, जवाबी कार्रवाई की धमकी पर सख्ती से मना कर देते। क्या कहते थे? वो कहते थे नहीं भाई, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, मालूम नहीं कैसे क्या हो जाता है। एहतशाम हुसैन से जब कहा जाता कि अब तो बदला लेना चाहिए, बात करनी चाहिए कलीमुद्दीन अहमद साहब से कि उन्होंने क्या लगा रखा है, ये हमेशा डांट देते हैं, झिड़क देते हैं, इस तरह से कोई तनकीद की जाती है, इतनी बेरहमी का सलूक किसी के साथ किया जाता है। लेकिन वो मना कर देते हैं एहतशाम हुसैन कि नहीं, आपको कुछ नहीं करना, आप खामोश रहें, पता नहीं कहाँ की कहाँ बात चली जाती है और क्या क्या हो जाता है, तो खामोश रहें, खामोशी बेहतर है। मामला तो कुछ भी नहीं है, उलझाने से हासिल। हमने तसल्ली देते हुए अर्ज़ किया, अब खुद के लिए कह रहे हैं अहमद जमाल पाशा कि हमने तसल्ली दी और कहा हुजूर आपको तो खुश होना चाहिए कि कलीम साहब ने आपको कम अज़ कम हाथी तो मान लिया है। उन्होंने लिखा था कि एहतशाम हुसैन जब आल अहमद सुरूर की नकल करते हैं तो मालूम होता है कि कोई हाथी खुश फहलियाँ कर रहा है। कलीमुद्दीन साहब ने ये लिखा है कि एहतशाम हुसैन
जब आल अहमद सुरूर की नकल करते हैं तो वो एक हाथी की तरह नज़र आते हैं और खुशफेलियाँ करते हुए हाथी की तरह नज़र आते हैं। तो अहमद जमाल पाशा कहते हैं कि हमें उनको समझाया, बताया हमारे उस्ताद को, और उनको हमने कहा कि कम से कम ये तो देखिए आप कि कलीमुद्दीन अहमद आपको हाथी तो मानते हैं, कद्दावर तो मानते हैं, बड़ा तो मानते हैं। इस पर एक कहकहा पड़ा। एहतशाम साहब चंद दिन बीमार और कई दिन झुंझलाए रहे। जब अलीगढ़ में एमए करने के दौरान उन तनकीद के पर्चे से हमारा साबका पड़ा। एमए कर रहे थे अलीगढ़ के अंदर अहमद जमाल पाशा, अब ये वापस कलीमुद्दीन अहमद के बारे में बताते हुए अब अपने इम्तिहानों के बारे में बता रहे हैं कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर ये मुताला कर रहे हैं तालिब इल्म में, और यहाँ एमए करने के दौरान तनकीद का पर्चा आया इनके। अब तनकीद के पर्चे में तनकीद के बारे में लिखना है, तो हमने, अहमद जमाल पाशा कहते हैं, हमने कलीमुद्दीन अहमद की किताबें उर्दू तनकीद पर एक नज़र और उर्दू शायरी पर एक नज़र गौर से पढ़ी। उस ज़माने में हमने उर्दू नाकदीन की एक पैरोडी कपूर का फ़न के उन्वान से लिखी। इसमें कलीमुद्दीन अहमद के अंदाज़ बयान का भी चरवा उड़ाया गया जो बेहद पसंद किया गया। चरवा यानी अक्स या नकल या मजाक उड़ा गया। इन्होंने एक पैरोडी लिखी थी, मजमून लिखा था कपूर, एक पैरोडी मुताला, एक तहकीकी और तनकीदी मुताला कपूर के नाम से लिखा था इन्होंने, और ये पैरोडी थी। इसके अंदर जो उस वक्त के तख्लीकार थे, उस वक्त के नक्काद थे और जो मजमून निगार थे, उनके नाम से इन्होंने कुछ उन्वानात, कुछ मजमून अपने मुताले के अंदर शामिल किए थे जो बड़ा मकबूल हुआ था, बहुत मशहूर हुआ था। तो उसी में एक हिस्सा, मजमून के अंदर एक हिस्सा आपने कलीमुद्दीन अहमद की ज़बानी भी लिखा था, कलीमुद्दीन अहमद का मजाक उड़ाते हुए। तो वो इनको याद है कि कपूर एक मुताला, एक तनकीदी मुताला के अंदर इन्होंने कलीमुद्दीन अहमद के भी मजाक उड़ाया था, उनका अंदाज़ बयान और तर्ज तहरीर का भी इन्होंने मजाक उड़ाया था। सर सैयद हाल मैगज़ीन स्कॉलर का मैं मुदीर था, उसका पैरोडी नंबर निकाला। पहली बार ये पैरोडी उसमें यह अलीगढ़ मैगज़ीन में शाये हुई थी। पैरोडी के फ़न को शुरुआती देने वाले अहमद जमाल पाशा हैं उर्दू अदब में। तो पैरोडी इन्होंने निकाली थी, पैरोडी की शुरुआत की थी और फिर उसको अजमत भी आपने दी, बहुत मेहनत करी है पैरोडी के पीछे अहमद जमाल पाशा ने। कलीम साहब के एक शागिर्द हमारे गहरे दोस्त थे, उनके इसरार पर मैंने वो रिसाला, कौन सा रिसाला, स्कॉलर रिसाला, सर सैयद हॉल मैगज़ीन के ज़रिए वो रिसाला निकाला जाता था, वो मैगज़ीन निकलती थी और उसके अंदर अहमद जमाल पाशा के पैरोडी नंबर शाये होते थे। तो वो पैरोडी कपूर एक मुताला भी वहीं शाये हुई थी। उस पैरोडी को एक शागिर्द के ज़रिए, जो कलीमुद्दीन अहमद का शागिर्द था, कलीमुद्दीन अहमद को इन्होंने भेज दिया था। तो वो रिसाला कलीम साहब को डाक से भेज दिया गया। इन साहब का कहना था कि कलीम साहब को ख़त का जवाब देने की आदत नहीं है, मगर वो बहुत पढ़ते हैं और आपका मजमून ज़रूर पढ़ेंगे और पसंद करेंगे। खिलाफ तवक्कुह चंद दिन बाद मुझको कलीम साहब का एक ख़त मिला जिसमें उन्होंने लिखा था। तो स्कॉलर एक रिसाला निकलता था, उस रिसाले में पैरोडी नंबर शाये होते थे। पैरोडी नंबर के अंदर इन्होंने एक पैरोडी ऐसी भी लिखी जिसमें कलीमुद्दीन अहमद के अंदाज़ बयान का, तर्ज तहरीर का मजाक उड़ाया गया था, उनकी हंसी उड़ाई गई थी, उनके ऊपर तनकीद के ऊपर निशाना बनाया गया था। यानी कलीमुद्दीन अहमद खुद सबके ऊपर निशाना बनाते हैं, सबके ऊपर तनकीद करते हैं, लेकिन अहमद जमाल पाशा ने उन्हीं के अंदाज़े बयान का मजाक उड़ा दिया था। अब मजाक उड़ा दिया यहाँ तक तो ठीक है, कलीमुद्दीन अहमद के एक शागिर्द अहमद जमाल पाशा के दोस्त थे, उस दोस्त के इसरार के ऊपर अहमद जमाल पाशा ने उस रिसाले का, स्कॉलर का, जहाँ पर वो पैरोडी छपी थी, कलीमुद्दीन अहमद का मजाक उड़ाया गया था, वो रिसाला कलीमुद्दीन अहमद को भेजा और उनके दोस्त ने कहा, जो साथ में थे, कि कलीमुद्दीन अहमद को पढ़ने का शौक़ है लेकिन वो जवाब नहीं देते हैं, लेकिन आपका ये रिसाला वो ज़रूर पढ़ेंगे, इस मज़मून को ज़रूर पढ़ेंगे और उनको पसंद भी आएगा, क्योंकि वो जैसे दिखते हैं वैसे नहीं हैं, बहुत खुले जहन के हैं और हर बात को कबूल करने वाले हैं। अपनी कमियां भी अगर आएंगी तो कलीमुद्दीन अहमद उन कमियों को पूरा कर लेंगे। तो उनकी बात मानते हुए अहमद जमाल पाशा ने वो रिसाला कलीमुद्दीन अहमद को भेज दिया। कलीमुद्दीन अहमद ने उसको पढ़ा भी और पढ़ने के बाद उस रिसाले का जवाब भी लिखा, एक ख़त अहमद जमाल पाशा को लिखा और उसके अंदर बहुत सारी तफसीलात लिखी गई थी। तो वो ख़त का मज़मून इस तरह से था, मुकर्रमी, पर्चे का शुक्रिया,
ये वो ख़त है जो कलीमुद्दीन अहमद ने अहमद जमाल पाशा को भेजा था उनके रिसाले के जवाब के अंदर। मुकर्रमी, पर्चे का शुक्रिया। कपूर, एक मुताला पसंद आया। पैरोडी खूब है, उर्दू के लिए नई चीज़ है। इससे अंदाज़ा होता है कि आपको मगरिबी अदब के मुताले में दिलचस्पी है, इस फ़न को तरक्की दें। यानी हौसला अफजाई की है, बुरा नहीं माना उस पैरोडी से जो नकल की गई थी, मजाक उड़ाया गया था, और पैरोडी के अंदाज में मजाक उड़ाया गया था। तो इन्होंने कहा कि उर्दू के लिए अच्छी बात है कि नए फ़नून और नई चीज़ें उर्दू के अंदर आ रही हैं, नए तरीके की चीज़ों से उर्दू आशना हो रही है, ये अच्छी बात है और आप अच्छा कर रहे हो, मैं बुरा नहीं मानने वाला इसमें। बल्कि इससे तो आपकी काबिलियत ज़ाहिर होती है कि आप मगरिबी अदब का भी मुताला कर रहे हैं, क्योंकि पैरोडी मगरिबी अदब से अपने उर्दू अदब के अंदर आई थी। तो ये कहते हैं कि मुझे अच्छा लगा कि आप बड़े ज़हीन हैं और आप अपना नज़रिया वसी रखते हैं। आप मगरिबी अदब का भी मुताला कर रहे हैं और मगरिबी अदब के मुताला करने के बाद उस अदब को उर्दू अदब में आपने अखज़ भी किया है। तो इस फ़न को तरक्की दें, हौसला अफजाई की उनकी। आपका ख्याल गलत है, मैंने बुरा नहीं माना। यानी उनके दोस्त ने पहले ही बता दिया था कि आपको वो दे रहे हैं, लेकिन उनका ये ख्याल है कि आप बुरा मान जाएंगे। तो कलीमुद्दीन अहमद जवाब में कह रहे हैं कि आपका जो ख्याल है कि मैं बुरा मान जाऊंगा, तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, ये आपका ख्याल गलत है। पैरोडी तो शाहकारों की होती है, जो आपने नकल की है, आपने मुझे कुछ समझा, इस लायक समझा, तब आपने नकल की है। तो शाहकार जो बहुत बड़ी अहमियत रखता है, बहुत बड़ी तख्लीक है, ये बड़ा आदमी है, अपने फ़न में माहिर है, नामवर है, उसकी पैरोडी होती है। अब मेरी पैरोडी आप कर रहे हैं तो इसका माने ये है कि आपने मुझे शाहकार तस्लीम किया है, आपने मुझे बड़ा ओहदा दे दिया है, बड़ा रुतबा है मेरा आपकी नज़रों के अंदर, तो मैंने बुरा नहीं माना। पैरोडी तो शाहकारों की होती है, ये तो कार्टून का फ़न है। आपका अंदाज इस्तेहज़ाइया नहीं है, बल्कि असलूब को नुमाया करने का है। इस्तेहज़ाइया मस्खरेपन का अंदाज, मजाकिया अंदाज, मजाक उड़ाने वाला अंदाज। तो इस्तेहज़ाइया मतलब है मजाक उड़ाने वाला अंदाज। तो ये कहते हैं कलीमुद्दीन अहमद कि मैंने मुताला किया है और मुझे एहसास हो गया है कि आप मजाक उड़ाना नहीं चाहते, आप तो इस फ़न को नुमाया करना चाहते हैं, अपनी पैरोडी को दिलचस्प करना चाहते हैं, और दिलचस्प करने के लिए ही आपने इस तरह के मक़ौले, इस तरह की बातें शामिल की हैं। इसे आप जो अपनी किताब शाया करना चाहते हैं उसमें ज़रूर शामिल करें। किताब के नाम की फरमाइश मसरूफियत के नज़र हो गई है। यानी मैं आपने दरख्वास्त की थी कि मैं आपकी किताब का उन्वान आपको बताऊं, नाम क्या रखना चाहते हैं वो मैं सजेस्ट करूं, लेकिन मैं काफ़ी मसरूफ़ हूं, मैं आपकी किताब का नाम नहीं बता पाया हूं, तो उसके लिए शर्मिंदा हूं। आप ख़ुद कोई अच्छा सा मुख्तसर नाम रख लें। पटना आएँ तो ज़रूर मिलें, टेलीफ़ोन कर लें। काजी साहब खैरियत से हैं, पैरोडी की इत्तला पहले इन्होंने दी थी, वो भी खुश हैं। कलीमुद्दीन अहमद। ये ख़त इनको अहमद जमाल पाशा को कलीमुद्दीन अहमद का मिला। पहले कलीमुद्दीन अहमद की शख्सियत का एक ही रुख इनको नज़र आ रहा था, एक ही साइड से ही देख रहे थे। अब उनकी शख्सियत का दूसरा पहलू भी इनके सामने आ रहा है। उनकी शख्सियत के अंदर जो छुपे हुए उनसुर हैं वो भी निकल कर इनके सामने आ रहे हैं, और कलीमुद्दीन अहमद का खाका पूरा तैयार होता जा रहा है। बच्चों, आप मुताला कर रहे हो और आपको भी अब कलीमुद्दीन अहमद की शख्सियत से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। आपको पता चल रहा है कि कलीमुद्दीन अहमद सिर्फ सख्त ही नहीं थे, सिर्फ हमलावर ही नहीं रहते थे, सिर्फ जुल्म ही नहीं करते थे दूसरे शोरा के ऊपर, दूसरे मुसन्निफ़ों के ऊपर, वो रहम दिल भी थे, और वो अपनी गलतियों को, अपने आप के तनकीद को और अपने आप के ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात को भी वो कबूल करते थे और इस्लाह के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इस ख़त से हमें बहुत सारी बातें कलीमुद्दीन अहमद के बारे में पता चलती हैं। तनकीद के बारे में उनका क्या नज़रिया है, पैरोडी को वो किस तरह से देखते हैं, उर्दू अदब को वो कितना फ़रोग़ देना चाहते हैं, ये नज़रियात के हवाले से भी हमें इस ख़त के ज़रिए मालूमात हासिल हो जाती है। एक तालिब इल्म की उससे बढ़कर क्या हौसला अफजाई हो सकती थी। ये जो ख़त है ये बहुत बड़ी बात है। अहमद जमाल पाशा अभी शागिर्दों के अंदर हैं, तालिब इल्मी के दौर के अंदर हैं, और कलीमुद्दीन अहमद का शुमार असातिज़ा में होता है। एक बड़ा उस्ताद, नामवर उस्ताद, एक शागिर्द को इस तरह से ख़त लिख रहा है। अहमद जमाल पाशा के लिए बड़ी बात हो गई। वो कहते हैं कि एक तालिब इल्म की इससे बढ़कर क्या हौसला अफजाई हो सकती थी। खुशी के मारे बुरा हाल था।
अहबाब और असातिज़ा में कई दिन कलीम साहब के ख़त की नुमाइश का सिलसिला जारी रहा और बार बार दोस्तों को चाय पिलानी पड़ी। खूब खुश हुए और अपने उस्तादों को भी उन्होंने ख़त दिखाया, अपने दोस्तों को भी और अपने साथ जो दूसरे लोग थे सबको वो ख़त दिखाते रहे और साथ में कह रहे हैं कि ख़त तो दिखा रहे हैं लेकिन ख़त के साथ चाय का भी नुकसान हुआ, लोगों को चाय पिलानी पड़ी। सिर्फ मज़ाहिया अंदाज के अंदर तहरीर को दिलचस्प बनाने के लिए इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। आगे देखिए बच्चों, गालिब सदी तकरीबात का हंगामा पटना यूनिवर्सिटी में बरपा हुआ तो मुझे भी मद्दऊ किया गया। गालिब की सदी मनाई गई और गालिब सदी मनाने के लिए कई तरह की तकरीबात की गई। तकरीबात की शुरुआत पटना यूनिवर्सिटी से हुई क्योंकि अलग अलग जगह के ऊपर फिर उसके बाद तकरीब होंगी, तो पटना यूनिवर्सिटी से शुरुआत हुई और इसमें अहमद जमाल पाशा कहते हैं कि इन्हें भी मद्दऊ किया गया और कलीमुद्दीन अहमद को भी इस जगह के ऊपर मद्दऊ किया गया था। अब मुलाकात होगी अहमद जमाल पाशा की कलीमुद्दीन अहमद के साथ, पहली बार मुलाकात हो रही है। मैं प्रोफेसर अख्तर औरैनवी का मेहमान था। इन तकरीबात का इफ्तिताह प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद ने किया था। इफ्तिताह यानी उसकी शुरुआत, उद्घाटन करना प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद ने किया था। बस वो 2 जुमले बोले थे और सीनेट हॉल तालियों से गूंज उठा था। कलीमुद्दीन अहमद को इफ्तिताह के लिए बुलाया गया था। गालिब सदी की जो तकरीबात हैं इनको मनाने से पहले कलीमुद्दीन अहमद साहब आए, स्टेज के ऊपर आए, माइक संभाला और सिर्फ 2 जुमले उन्होंने स्टेज से बोले और 2 जुमले ऐसे बोले कि चारों तरफ खूब हंगामा हो गया और पूरा का पूरा हॉल तालियों से गूंजने लगा। गालिब के ऊपर 2 जुमले बोले थे और वो 2 जुमले कौन कौन से थे? देखिए, कलीमुद्दीन अहमद कहते हैं गालिब के ज़माने में उनकी इज़्ज़त अफजाई जो की गई वो उनकी हैसियत से कम थी और इस ज़माने में जो इज़्ज़त अफजाई हो रही है वो उनकी हैसियत से ज़्यादा है। मैंने पहली बार उन्हें बहुत गौर से देखा था। ये 2 जुमले उन्होंने बोले। उन्होंने कहा कि गालिब के ज़माने में जो उनकी इज़्ज़त की गई वो उनकी हैसियत से कम इज़्ज़त की गई थी। जिस इज़्ज़त के वो लायक थे वो इज़्ज़त उनकी नहीं की गई थी। लेकिन इस ज़माने में जो इज़्ज़त की गई है, गालिब को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, गालिब के कलाम के नए नए माने निकाले जा रहे हैं। गालिब को खुद को जो पता नहीं हो वो माने इस ज़माने के अंदर गालिब के कलाम के निकाले जा रहे हैं और आज भी यही हो रहा है। मिर्ज़ा गालिब के अशार के ऐसे माने निकाले जा रहे हैं, वो मफहूम निकाले जा रहे हैं कि गालिब ने नहीं सोचा था कि मेरे अशार के ये मफहूम भी हो सकते हैं। तो कलीमुद्दीन अहमद बड़ी खूबसूरती से बात को इख्तिताम करते हैं और कहते हैं कि गालिब के ज़माने में गालिब को जो इज़्ज़त मिली वो उनकी हैसियत से कम थी और आज इस दौर में नए ज़माने में जो गालिब को इज़्ज़त दी जा रही है वो उनकी हैसियत से ज़्यादा है। और इसके बाद उन्होंने अपनी बात ख़त्म कर दी। अहमद जमाल पाशा कहते हैं कि मैंने पहली बार इतने करीब से उनको देखा था, गौर से देखा था। वो मुझे निहायत सुर्ख व सफ़ेद तंदुरुस्त किस्म के बुज़ुर्ग लगे। बहुत अच्छे डील डोल के अंदर अच्छे हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त बुज़ुर्ग इनको नज़र आए। बोना सा कद था, लंबाई के मुकाबले में चौड़ान इत्मीनान बख्श था, निहायत संजीदा, मतीन यानी संजीदा, खामोश, लिए दिए, चेहरे पर वकार और आसूदगी, यानी संजीदा और इत्मीनान बख्श उसका चेहरा था। उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि कोई सोचो फिक्र उनकी पर्सनैलिटी से जाहिर नहीं होती थी। संजीदा चेहरा था, खुश मिजाज चेहरा था और हर तरह के आसुरात, हर तरह के तासुरात उनके चेहरे के ऊपर नुमाया थे। खामोश बैठते तो चेहरा तकरीबन चौकोर मगर भरा भरा सा। जब वो खामोश रहते थे तो भरा भरा चेहरा था लेकिन चौकोर चेहरा था। लेकिन जब मुस्कुराते तो वो चौकोर चेहरा उनका गोल हो जाया करता था। मुस्कुराते या बात करते तो मुंह गोल हो जाता। गरज आम इंसानी चेहरों से ख़ास मुख्तलिफ। जब इजलास ख़त्म हुआ और लोगों ने उन्हें घेरा तो मैंने भी उन्हें सलाम किया, जिसका जवाब उन्होंने फेस एक्सप्रेशन से दिया। वहाँ मौजूद हैं, तकरीब के अंदर मौजूद है, इफ्तिताह कर दिया है। अब जाने का वक्त आया तो सभी मिलने वाले आ गए उनके पास। सभी मुलाकात कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। ये थोड़े दूर थे। अहमद जमाल पाशा ये कहते हैं मैंने सलाम किया लेकिन मेरे सलाम का उन्होंने ज़बान से जवाब नहीं दिया, फेस एक्सप्रेशन से जवाब दिया। चेहरे के तासुरात को फेस एक्सप्रेशन कहा जाता है। चेहरे से इस तरह से किया कि मैंने आपका सलाम कबूल कर लिया और मैं बस देखता ही रह गया और वो चल दिए। उनके सामने
वाइस चांसलर डॉक्टर मुमताज़ अहमद, प्रोफेसर अता काकोरी और डॉक्टर अख्तर ओरैनवी भी थे, जो उन्हें मोटर तक पहुंचाकर वापस आ गए। हमारे एक दोस्त ने बताया कि शाम को कलीम साहब के यहाँ आप लोगों के एजाज़ में एक ईट होम है, घर के अंदर दावत दी गई है और आपको वहाँ बुलाया गया है। अब आप लोग कौन कौन, तो ये बता रहे हैं, आप लोग से मुराद है डॉक्टर ख्वाजा अहमद फारूकी, डॉक्टर हसन, डॉक्टर काजी अब्दुल सत्तार और खाकसार यानी अहमद जमाल पाशा खुद। खाकसार खुद के लिए इंकिसारी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। अब दावत में बुलाया गया है, कलीमुद्दीन साहब के यहाँ पर प्रोग्राम है, तो सभी चल पड़े वहाँ पर। शाम को मोटरों पर अख्तर ओरैनवी साहब के यहाँ से हम लोग कलीम साहब के यहाँ रवाना हुए। सड़क अभी बन रही थी, फुटपाथ पर कंकर पत्थर थे, बरामदे में लंबी लंबी मेज़ें, आमने सामने कुर्सियाँ जिन पर मेहमान और मेज़बान बैठे थे। कलीम साहब एक कोने में खड़े मुस्कुराहट से लोगों के सलाम और बातों का जवाब दे रहे थे। ये उनके घर का हालात हैं, किस तरह के हाल थे। कुर्सियां वगैरह लगी हुई हैं, बैठे हुए हैं, मेज़बान भी कुछ बैठे हुए हैं, यानी कलीमुद्दीन अहमद साहब के घर के जो लोग थे वो भी बैठे हुए हैं, लेकिन कलीमुद्दीन अहमद साहब दरवाजे के पास खड़े हुए हैं और आने जाने वालों का इस्तकबाल कर रहे हैं, मुस्कुराहट के साथ उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। जो नौजवान इस तकरीब के इंतज़ाम और हमारी पजीराई में पेश थे, पजीराई यानी मेहमान नवाजी, इस्तकबाल करने के अंदर, तो कुछ नौजवान उनकी इस्तकबाल कर रहे थे कलीमुद्दीन अहमद की जानिब से, वहाँ बैठे हुए थे और मेहमान नवाजी कर रहे थे। वो कौन कौन थे? उनमें थे डॉक्टर मुमताज़ अहमद, डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक, डॉक्टर खालिद रशीद सबा और डॉक्टर मोहम्मद तैयब अब्दाली भी थे। तैयब अब्दाली बहुत दुबले पतले थे और मुमताज़ साहब बिल्कुल पहलवान मालूम होते थे और निहायत तंदुरुस्त दिखते थे। मुमताज़ साहब हैं और सर पर छोटे छोटे बाल, भरा भरा सा चेहरा, खिलता हुआ रंग। सबसे ज़्यादा खुश पोशाक डॉक्टर खालिद रशीद सबा और डॉक्टर सिद्दीक थे। ये वो लोग हैं, उनकी तफसीलात बयान की है, जो दावत के अंदर मेहमान नवाजी कर रहे हैं। कलीमुद्दीन अहमद साहब के शागिर्दों में इनका शुमार होता है और ये आगे चलकर अदब की दुनिया में सब ने अपने अपने कारनामे अंजाम दिए हैं, सब ने नाम कमाया है। ज़्यादातर इसके अंदर नक्काद हैं और अफसाना निगार हैं और सब जदीदियत के हामिल हैं, जद्दत पसंदी के हामिल हैं। ये सारे कलीमुद्दीन अहमद के शागिर्दों में इनका शुमार होता है। अब इनके सबके बारे में बता दिया। और खुश पोशाक का माने होता है बच्चों अच्छे कपड़े पहने हुए। तो इनके अंदर जो खुश पोशाक थे वो डॉक्टर खालिद रशीद सबा और डॉक्टर सिद्दीक थे, जिनके कपड़े दूसरे लोगों से, हाजरीन से ज़्यादा बेहतर थे। मैं एक दफ़ा कुर्सी से उठकर कलीम साहब तक गया, मगर उनकी खामोशी ने पसपा कर दिया, जगह पे रोक दिया। अब ये इनसे बात करना चाहते थे, मुलाकात करना चाहते थे कि कलीम साहब के पास आ तो गए, दावत हो रही है, सभी इंतज़ाम के अंदर हैं, लेकिन कलीम साहब एक तरफ खड़े हुए हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। हिम्मत नहीं हो रही इनकी अहमद जमाल पाशा की उनके पास जाने के लिए। एक बार उठे, लेकिन उठकर कलीम साहब की खामोशी देखी तो वापस अपनी जगह के ऊपर रुक गए, वहाँ पर बैठ गए। पसपा यानी वापस हो जाना, लौट जाना, चिपक जाना अपनी जगह से, जो काम है वो काम ना कर पाना। ये पसपा जो है बच्चों, पसे पा है, पसे पा, वापस लौटाना। फिर आकर बैठ गया। मैंने डॉक्टर अख्तर ओरैनवी से कहा, भाई ये तो बोलते ही नहीं है। अख्तर ओरैनवी से कह रहे हैं अहमद जमाल पाशा के इनके साथ आए ये, कि ये तो बोलते ही नहीं है, कलीम साहब तो बड़े खामोश रहते हैं। तो अख्तर ओरैनवी कहते हैं, खूब बोलते हैं, मगर उसकी एक तरकीब है। वो क्या? उनकी आंखें चमकने लगीं। बोले, अख्तर ओरैनवी साहब बता रहे हैं अहमद जमाल पाशा को कि किस तरह से कलीमुद्दीन अहमद साहब आपसे मुखातिब हो सकते हैं, आपसे बात करेंगे। कहते हैं अख्तर ओरैनवी, कलीम साहब मुलाजिमत में तवस्सी चाहते हैं, मगर बीमार हैं। तवस्सी यानी फैलाव, इजाफा। उनकी मुलाजिमत के अब कम दिन बचे हैं, वो रिटायर होने वाले हैं, तो वो चाहते हैं थोड़ा वक्फा और मिल जाए, थोड़ा वक्त और मिल जाए, तो ये और सर्विस अपनी कर सकें। लेकिन बीमार हैं, बीमारी की वजह से उनकी ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते सर्विस को, तो वो रिटायर होने के करीब हैं। वो बीमारी छुपाते हैं। आप उनसे सेहत और खैरियत पूछिए, हार्ट, ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह के बारे में, और बिला किसी का नाम लिए कहिए कि लोगों ने बताया कि आप बीमार हैं। फिर देखिए कैसा बोलते हैं।
अख्तर साहब ने तरीका बता दिया कि ये अपनी सर्विस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इजाफा चाहते हैं, और बीमार हैं तब भी इजाफा चाहते हैं, तो बीमारी की वजह से इनको रिटायर ना कर दिया जाए वक्त से पहले। ये अपनी बीमारी को छिपाए हुए हैं, किसी को बताते नहीं है अपनी दुख दर्द और तकलीफ को, और अंदर से काफ़ी तकलीफ है इन्हें। तो आप जाइए, इनसे ये कहिए कि ज़माने में लोग कहते हैं कि आप बीमार हैं, आपका हार्ट कैसा है, ब्लड प्रेशर कैसा है, शुगर वगैरह क्या कोई बीमारी आपको है, लोगों में क्या अफवाह फैल रही है आप बीमार हैं। अख्तर ओरेनवी ने अहमद जमाल पाशा को बोलने का तरीका बता दिया कि इस तरह से आप बताओगे, उनको बात करोगे तो वो आपसे कलाम करने लग जाएंगे। गरज उन्होंने ठेल ठाल कर हमें फिर कलीम साहब के पास भेज दिया। ठेल ठाल देसी जुबान का लफ्ज़ है, धक्का देकर निकाल दिया, उनको धक्का देकर कलीम साहब के पास भेज दिया ज़बरदस्ती। हमने अख्तर साहब के नुस्खे पर अमल करते हुए जाकर उनकी सेहत को कुरेदा। कलीम साहब बोलने लगे। पहले तो यकीन दिलाया कि वो कतई तंदुरुस्त हैं, फिर बताया कि लोग बदनाम करने के लिए ऐसा कहते हैं। फिर मैंने अपनी नई किताब मज़ामीन पाशा के बारे में कहा कि लाना भूल गया, तो बोले आपकी ये और दूसरी किताबें मेरे पास हैं, मैं पढ़ चुका हूँ। कुछ मज़ामीन पर पसंदगी का इजहार भी किया। बोले अदब में माशाल्लाह और रुस्तम इम्तिहान के मैदान में मास एपिक, प्रोस में मास एपिक है। अख्तर ओरेनवी ने जो तरीका बताया था वो तरीका अपनाया जमाल पाशा ने, और कलीमुद्दीन अहमद साहब के पास चले गए, गुफ्तगू करना शुरू कर दिया। कलीमुद्दीन अहमद ने कहा कि लोग अफवाह फैला रहे हैं, ऐसा नहीं है, मैं बीमार नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन क्या करें लोग जो बोलते हैं। फिर इन्होंने बात को आगे बढ़ाई और कई तरह की बातें हुई। वहाँ पर अहमद जमाल पाशा ने कहा कि मेरी नई किताब शाये हुई है मज़ामीन पाशा के नाम से, यहाँ आपको देनी थी लेकिन मैं लाना भूल गया हूँ। तो कलीमुद्दीन अहमद कहते हैं कि मैं बाज़ार से ख़रीद चुका हूँ, ये किताब भी आपकी मज़ामीन पाशा भी मेरे पास मौजूद है, और इसके अलावा दूसरी किताबें भी आपकी मेरे पास मौजूद हैं, और कई मज़ामीन की इनमें से तारीफ़ भी की। आपका मज़मून था अदब में माशाल्लाह, जो बहुत मशहूर था, तो इसकी तारीफ़ करी कलीमुद्दीन अहमद ने कि बहुत अच्छा मज़मून है अदब में माशाल्लाह, और रुस्तम इम्तिहान के मैदान में ये भी मज़ाहिया मज़मून है, और इसको आपने कहा कि प्रोस में मास एपिक है। मास एपिक शाहकार, बहुत ज़्यादा पसंद करने वाला, लोगों में जो मकबूल हो उसे मास एपिक कहा जाता है, और प्रोस यानी नस्र के अंदर। आपका जो ये मजमून है, दो मजमूनों के नाम बताए, अदब में माशाल्लाह और रुस्तम इम्तिहान के मैदान में, बोले कि ये आपके मास एपिक हैं, शाहकार हैं, खूब पसंद किए जाते हैं। मुख्तसर खाके के आर्ट पर बोले बहुत मुश्किल फ़न है, आपके खाके पढ़कर मैं पढ़ चुका हूँ, ये सिलसिला जारी रखिए। खाके भी लिखते थे ये अहमद जमाल पाशा, तो खाकों का भी मुताला किया और कहा कि आप जो खाके लिखते हैं ये बहुत अच्छी बात है, मुश्किल फ़न है, आप इसको जारी रखें, छोड़े नहीं इसको बीच में, और भी खाके लिखें। गरज वो बोल रहे थे और मैं सुन रहा था। जब मैं लौटा तो अहबाब ने हैरत से पूछा, कलीम साहब आपसे तो खूब बातें कर रहे थे। अख्तर साहब मुस्कुराए, उनकी आंखों में शरारत नाच रही थी, क्योंकि अख्तर साहब ने ही तो इनको तरीका बताया था कि किस तरह से बात करना है जाके, और उनका तरीका कामयाब हुआ। बहुत सारी बातें की कलीमुद्दीन अहमद साहब ने। अब जब ये कलीमुद्दीन अहमद साहब से बातें करके आ गए, वापस अपनी मेज़ के ऊपर आए, तो जो दोस्त थे इनके अहबाब थे, ये इनको देख रहे थे कि कलीमुद्दीन अहमद साहब किसी से कलाम नहीं करते, किसी के पास बैठते नहीं हैं, और यहाँ आपसे इतनी देर तक गुफ्तगू की। बड़ी हैरत की बात है, बड़ी ताज्जुब की बात है। तो खुश हो रहे थे कलीमुद्दीन अहमद साहब से बात करने के ऊपर जमाल पाशा, लेकिन अख्तर साहब मुस्कुरा रहे थे और उनकी आंखों में शरारत थी। वो शरारत इसलिए क्योंकि इन्होंने ही तरीका बताया था कि किस तरह से बात करेंगे। मैं बीमारी का जिक्र गोल कर कर बोला। अब सबसे पूछा भाई क्या बात कर रहे थे आपसे, और आप उनसे क्या बात कर रहे थे। तो अहमद जमाल पाशा कहते हैं कि मैंने बीमारी वाली बात को छुपा ली, कि मैंने उनकी सेहत के बारे में पूछताछ की, और दूसरी बातें जमाल पाशा बताने लग गए। कहते हैं मेरी ज़राफ़त के फ़न पर रोशनी डाल रहे थे। ज़राफ़त यानी हंसी मजाक का फ़न, जो माहिर थे जिसके अंदर, मजाक के अंदर। तो अहमद जमाल पाशा कहते हैं कि कलीमुद्दीन साहब मेरी ज़राफ़त के फ़न पर रोशनी डाल रहे थे और मज़ामीन की तारीफ़ भी कर रहे थे। ताज्जुब है, दूसरे लोग बोले, उनको हैरत हो रही है, कलीमुद्दीन अहमद साहब तारीफ़ कर रहे हैं, मज़ामीन की तारीफ़ कर रहे हैं। ताज्जुब तो मुझे भी है, अहमद जमाल पाशा साहब ने जवाब देते हैं कि सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मुझे भी ताज्जुब है कि कलीमुद्दीन अहमद साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं, जबकि हम पढ़ चुके हैं कलीमुद्दीन अहमद साहब कितने तेज़ तर्रार नक्कात थे, किसी को नहीं बख्शते थे, लेकिन
जब गुफ्तगू होती है, सामने मिलते हैं तो बड़े नर्म दिली के साथ मिलते हैं, बड़ी रहम दिली के साथ मिलते हैं, आजिज़ी के साथ मिलते हैं। लेकिन जब तनकीद के मैदान में होते हैं तो फिर वो किसी को नहीं बख्शते। तहरीरों में वो किसी के साथ नरम रुख के साथ बात नहीं करते, सबके ऊपर वो एक तरह से ईमानदारी से तबसरा करते हैं। जब लखनऊ से हमने सीवान में डेरा जमाया तो पटना के चक्कर शुरू हो गए। अहमद जमाल पाशा लखनऊ से मुंतकिल होकर सीवान चले गए थे। अब जब ये सीवान आ गए, सीवान भी बिहार में है और पटना भी बिहार में है और करीब ही है, तो इनके पटना आने जाने का सिलसिला खूब शुरू हो गया, क्योंकि पटना के अंदर ही कलीमुद्दीन अहमद साहब थे। कलीमुद्दीन अहमद साहब से मुलाकात के सिलसिले में अब ये बार बार पटना जाया करते थे। इससे पहले ही लखनऊ के अंदर थे, तो लखनऊ से कलीमुद्दीन अहमद साहब से बार बार मिलना पॉसिबल नहीं था, नहीं मिल सकते थे। तो अब सिवान में हैं तो ये पटना जाने लग गए, बार बार पटना जाने लग गए। जब भी पटना जाते और ज़रा भी फुर्सत मिलती तो कलीम साहब को टेलीफ़ोन करते और वो अमूमन शाम का वक्त देते। फिर कलीम साहब को बहुत करीब से देखने का मौका मिला। हमारा मोहतात अंदाज़ा है कि वो मर्द शनास तो न थे, मगर बड़े मुरव्वत के इंसान थे। मर्द शनास, आदमी पहचानने वाला, तेज़ नज़र रखने वाला। ये कहते हैं अहमद जमाल पाशा कि हमारा अंदाज़ा ये है, अपना अंदाज़ा बता रहे हैं कि कलीमुद्दीन अहमद साहब को इंसानों की पहचान नहीं थी। उनको इंसान की सीरत जानने का हुनर नहीं आता था। वो इंसान को नहीं पहचान सकते थे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। जबकि जो अदब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं या फिर बहुत सारा जो जिनको एक्सपीरियंस हो जाता है, वो जान जाते हैं कि कौन आदमी कैसा है। उसकी शख्सियत से ही उसको पता चल जाता है कि यह आदमी मेयार के मुताबिक है या नहीं है। तो ये कहते हैं कलीमुद्दीन अहमद साहब मर्द शनास नहीं थे, इंसानों की पहचान नहीं थी, लेकिन फिर भी मुरव्वत के थे। मुरव्वत तहजीब व तमीज़ के साथ बात करते थे, किसी की मुरव्वत, किसी का लिहाज नहीं तोड़ते थे। सामने मुलाकात करते थे तो लिहाज के साथ मुलाकात करते थे। अमूमन इशा बाद लिखना पढ़ना शुरू करते, जिसका सिलसिला आम तौर पर सुबह 4 बजे तक चलता और 10 बजे के करीब वो सोकर उठते थे। उनका मुताले का तरीका भी बता दिया कि इशा बाद लिखते और सुबह 4 बजे तक वो लिखते रहते और उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़कर ये सोते और सुबह 10 बजे तक ये सोते रहते, सुबह 10 बजे सोकर उठते थे। नियाज़ फतेहपुरी की तरह कलीमुद्दीन अहमद बेहद बाकायदा इंसान थे। उर्दू बोर्ड की लुग़त का दफ्तर उनके घर पर था। बाकायदा निज़ाम के मुताबिक काम करने वाला, कायदे के मुताबिक, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, जो जिस वक्त काम होना है वो उसी वक्त पूरा होगा काम। यानी पूरा निज़ाम और पूरा डिसिप्लिन बना के रखते थे, कोई अपने अंदर फेरबदल रद्दबदल नहीं करते थे। तो नियाज़ फतेहपुरी साहब ये अफसाना निगार हैं, उर्दू अदब के बड़े अफसाना निगार हैं। ये भी बानिज़ाम अपने कामों को अंजाम दिया करते थे। और अहमद जमाल पाशा कहते हैं कि कलीमुद्दीन अहमद भी बाकायदा इंसान थे, कायदे के मुताबिक कामकाज करने वाले। उर्दू बोर्ड की लुग़त का दफ्तर उनके घर पर था, जिसमें बहुत से लोग काम करते थे। बिहार उर्दू बोर्ड, उसका लुग़त का दफ्तर कलीमुद्दीन अहमद साहब के घर के ऊपर ही मौजूद था। बहुत सारे लोग इनके यहाँ पर काम करते थे। कलीमुद्दीन अहमद भी लग कर काम करते थे, बहुत मेहनत करते थे, मेहनती थे। अब घर में ऑफिस लगा हुआ है, इसके माने ये नहीं है कि जब मर्जी चाहे काम कर रहे हैं और जब मर्जी चाहे उठकर तो अपने दूसरे कामों में मसरूफ़ हो गए, लोगों से मिल रहे जुल रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। नहीं, बताया गया है यहाँ पर कि वो बाकायदा इंसान थे, हर काम को तयशुदा वक्त के ऊपर पूरा करते थे, बड़ी मेहनत से काम करते थे और दूसरे मुलाजिमान से भी मेहनत से काम लेते थे। किसी को कोई छूट नहीं थी, पूरी ईमानदारी से आप करते थे। दफ्तर के वक्त अगर कोई मुलाकाती आ भी जाता तो उसको मना कर दिया करते थे, बहुत ज़रूरी हो तभी मुलाकात करते थे, वरना दफ्तर के वक्त वो किसी से भी मुलाकात नहीं करते थे। पूरे कामों को पूरे वक्त के अंदर बैठकर अंजाम दिया करते थे। जो मुलाकाती आते थे उनको वो बाद का वक्त देते कि उस वक्त के ऊपर आए तब मुलाकात होगी। तो बाकायदा शख्स थे और ईमानदार शख्स थे। कलीम साहब दिन भर पाबंदी से बैठकर काम करते। उनके ऑफिस में दुनिया भर की सैकड़ों डिक्शनरियाँ और डिक्शनरी साजी का हर किस्म का सामान मौजूद रहता था। वो मशीन की तरह काम करते। दफ्तरी औकात में मुलाकाती से गुफ्तगू तकरीबन नहीं के बराबर होती। कलीम साहब तन्हाई में खूब बातें करते। दिलचस्प बात यह है कि उन्हें जिनसी मौज़ूआत और स्कैंडल्स में बड़ी दिलचस्पी थी।
कलीमुद्दीन अहमद साहब जिनसी मौज़ूआत में भी दिलचस्पी रखते थे और स्कैंडल्स को भी वो बड़े शौक से सुनते थे, बड़े शौक से बातें करते थे स्कैंडल्स पे। और ये बात कब पता चली? जब अहमद जमाल पाशा कलीमुद्दीन अहमद साहब के नज़दीकी हो गए, करीबी हो गए, तब जाके ये बात उनके ऊपर जाहिर हुई। वो बहुत कम खुलते, लेकिन जब बेतकल्लुफ़ हो जाते तो खूब हंसते, खूब बोलते। साथ में अगर कोई अजनबी हो या किसी ने उनकी अज़मत का कसीदा पढ़ा तो वो शर्मा कर बिल्कुल खामोश हो जाते, शर्मीले थे, हर किसी के सामने नहीं खुलते थे। जो इनके करीबी हैं, जो इनके अहबाब हैं, उनसे वो खूब घुल मिल कर मुलाकात करते, खूब हंसते, हर तरह के मौज़ूआत के ऊपर उनसे कलाम करते थे, बातें करते थे। लेकिन अगर कोई अजनबी उनके सामने वहाँ पर मौजूद है या फिर किसी ने इनकी तारीफ़ कर दी तो ये शर्मा जाते थे और फिर ये खामोश हो जाते थे, फिर नहीं बोलते थे। कलीम साहब के मिजाज में मुरव्वत और दरिया दिली बहुत थी। तनकीद के मजाज में जितने गर्म थे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उतने ही नरम थे। आपकी तनकीदी जो मज़ामीन है और तनकीद है वो बड़ी बेरहम थी, किसी के ऊपर रहम नहीं करते थे, लेकिन असल ज़िंदगी के अंदर वो उतने ही नरम थे, बहुत नरमी के साथ पेश आते थे, दरिया दिल थे, लोगों के काम निकालते थे, बिगड़े हुए कामों को आप बनाने की कोशिश किया करते थे। हमेशा सलूक करने के लिए तैयार रहते थे, अच्छा सलूक करने के लिए, लोगों के काम आने के लिए तैयार रहते थे। मैंने डरते डरते 2-1 सिफारिशें उनसे की थी। मुझे हैरत हुई कि उन्होंने वो काम बड़ी खुशी असलूबी से न सिर्फ कर दिया, बल्कि मुझे ख़त लिखकर उसकी इत्तला भी दी कि मैंने उस काम को अंजाम दे दिया है। यूँ तो कलीम साहब खूब बातें करते, बल्कि आखिरी ज़माने में सिर्फ वही बोलते थे। कलीम साहब अच्छी तरह जानते थे कि मुझे उनके तरीक़े तनकीद, ख़ास तौर पर इक़बाल के सिलसिले में कतई इख्तिलाफ़ है। कलीमुद्दीन अहमद अल्लामा इक़बाल के कलाम के ऊपर न इत्तफ़ाक़ी रखते थे। कई कलाम की आपने तनकीद की है और मज़म्मत की है, बुराई की है, तो अहमद जमाल पाशा अल्लामा इक़बाल की बहुत तारीफ़ किया करते थे। तो दोनों के अंदर इसमें खिलाफत थी, इख्तिलाफ़ था, लेकिन कभी भी इस मुद्दे के ऊपर दोनों ने आमने सामने बात नहीं की। मगर उसके बावजूद उसका ताल्लुकात पर कभी कोई असर ना पड़ा। यानी जिस तरह उनका ताल्लुक़ पहले थे, उसके बाद भी जानने के बाद भी, इख्तिलाफ़ात जानने के बाद भी उनके ताल्लुक़ वैसे ही रहे। दोनों तरफ से किसी ने कुछ इस तरह की हरकत नहीं की कि ताल्लुक़ ख़राब हों। उनमें और काजी अब्दुल वदूद में कभी ना पटी। काजी अब्दुल वदूद ये भी नक्काद थे और अफसाना निगार थे और उस वक्त वहीं मौजूद थे। अब कलीमुद्दीन अहमद में और काजी अब्दुल वदूद में 36 का आंकड़ा था। कलीमुद्दीन अहमद से ज़्यादातर जो नक्काद हैं, ज़्यादातर मुसन्निफ़ हैं, वो डर कर ही रहते थे, इनके ज़माने में भी डर कर रहते थे। तो कई ऐसे थे जो कलीमुद्दीन अहमद की खुलकर मजम्मत करते थे, उनके खिलाफ खड़े हो जाया करते थे, और कई दबी छुपी ज़ुबान के अंदर उनका खिलाफ के अंदर बातें किया करते थे। तो काजी अब्दुल वदूद जो हैं, इनसे कई बार कलीमुद्दीन अहमद का मुकाबला हो चुका था, सामना हो चुका था, और दोनों एक दूसरे को खुलकर सामने के सामने ही बातें बताया करते थे। वो मजमूनों की बुराइयां क्या करते थे, तो दोनों में कभी नहीं पटती थी। बेशतर मैं काजी साहब के यहाँ से उनको फ़ोन करता, लेकिन कभी उन्होंने काजी साहब के ख़िलाफ़ मेरी मौजूदगी में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। अब ये कह रहे हैं कि काजी अब्दुल वदूद से कलीमुद्दीन अहमद साहब की नहीं पटती थी, लेकिन अहमद जमाल पाशा कहते हैं कि मेरा काजी अब्दुल वदूद के घर आना जाना था, और मैं जब भी फ़ोन करता, ज़्यादातर फ़ोन काजी अब्दुल वदूद साहब के घर से ही कलीमुद्दीन अहमद साहब को किया करता था। तो कलीमुद्दीन अहमद साहब को ये पता था कि इनकी काजी अब्दुल वदूद साहब से नज़दीकी है, लेकिन कभी भी उन्होंने मेरे सामने काजी अब्दुल वदूद साहब की बुराई नहीं की, कभी उनके ख़िलाफ़ एक शब्द भी नहीं बोला, एक बात नहीं बोली कि मैं उनके पास रहता हूँ तो मैं मुझसे कहें और मैं उनसे जाकर कहूँ। जो बात कहनी है वो काजी अब्दुल वदूद से डायरेक्ट कहते थे, डरते नहीं थे, किसी का खौफ नहीं था उनको, किसी के थ्रू बात नहीं पहुंचाने से वो सीधे बात कहने के ऊपर यकीन करते थे। तो काजी अब्दुल वदूद से इख्तिलाफात थे, सीधे बात करते थे, कभी भी अहमद जमाल पाशा को उन्होंने काजी अब्दुल वदूद के बारे में कुछ भी नहीं कहा। मैं जब भी कलीम साहब से मिलने जाता तो वो मुआसिर का नया शुमारा दे देते। मुआसिर रिसाला था जिसमें कलीमुद्दीन साहब मेंबर थे और बड़ा मशहूर रिसाला था अपने ज़माने का। तो जब भी अहमद जमाल पाशा याद कर रहे हैं कि ये उनके मिलने के लिए जाते, उनके करीब जाते, उनके दर के ऊपर जाते, तो ये मुआसिर का एक शुमारा इनको दे दिया करते थे मुताले के लिए, और इसका मुझे मेंबर भी बनाया।
उसमें लिखने की फरमाइश करते। इस रिसाले का इनको मेंबर ही बनाया अहमद जमाल पाशा को, और इसके अलावा इनसे गुजारिश भी की कि आप भी कुछ अपने मज़ामीन इस रिसाले के अंदर शाये होने के लिए दीजिए। इस रिसाले के लिए कुछ लिखने की इनसे फरमाइश की। अगर कभी भी किसी किताब या रिसाले के बारे में दरियाफ्त किया तो वो लाकर कहते, लीजिए आपके नज़र हैं। अक्सर उन्होंने बड़ी कीमती किताबें मुझे नज़र कर दी यानी पेश कर दी, उनको दे दी। नज़र करना, पेश करना। तो बड़े दरिया दिल थे, रहम दिल थे, और अहमद जमाल पाशा से बहुत अच्छे सलूक थे आपके, बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। कभी भी किसी भी किताब की आपको ज़रूरत पड़ी और वो कलीमुद्दीन अहमद के पास है, तो चाहे वो कितनी ही कीमती क्यों ना हो, कलीमुद्दीन अहमद ने बग़ैर कोई कीमत लिए, बग़ैर कोई मुआवजा लिए वो किताब उनको दे दी थी। किसी किताब की उनसे कीमत तलब कभी भी नहीं की। हमारे कॉलेज का मुकदमा हाई कोर्ट में था। जस्टिस फजल अली ने उसकी तहकीकात कलीम साहब के सुपुर्द की थी। मुझे इसका इल्म था और इस दौरान बराबर में उनके यहाँ जाता भी था, मगर मैंने कभी इस सिलसिले में कोई बात नहीं की। कॉलेज का कोई मामला था जिसकी तहकीकात चल रही थी, हाई कोर्ट में मामला चल रहा था, और हाई कोर्ट के जस्टिस फजल अली थे। फजल अली ने मामले की तहकीकात के लिए कलीमुद्दीन अहमद को मुकर्रर किया। अब कलीमुद्दीन अहमद जमाल पाशा के कॉलेज की ही तहकीकात कर रहे हैं। कलीमुद्दीन अहमद ये जानते थे कि जमाल पाशा इसी कॉलेज से वाबस्ता हैं, और जमाल साहब को भी ये पता था कि इस मामले की जांच कलीमुद्दीन अहमद साहब के पास भी है, लेकिन कभी भी दोनों ने एक दूसरे से इस मामले के ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं की। यानी इससे हो सकता है कि जांच खराब हो, जांच के अंदर कोई रुकावट पैदा हो, तो दोनों ने इस मामले में कभी भी कोई गुफ्तगू नहीं की। कई बार कलीमुद्दीन अहमद साहब ने चलाकर अहमद जमाल पाशा से बात करने की कोशिश की, मामले की तह तक जाने की कोशिश की, तहकीक करने की कोशिश की, लेकिन अहमद जमाल पाशा इस मामले के अंदर बिल्कुल खामोश रहे। तो ये कहते हैं कि मगर मैंने कभी इस सिलसिले में कोई बात नहीं की। जब मैं चलने लगता तो कलीम साहब मुझे रोककर फिर बातें करने लगते, घुमा फिराकर सीवान का जिक्र करते, मगर मैंने कॉलेज के सिलसिले में उनसे कोई बात नहीं की। सीवान का जिक्र क्यों? क्योंकि जो कॉलेज है अहमद जमाल पाशा का वो सीवान में ही था, और इसी कॉलेज के अंदर एक मामला पेश आया था जिसकी तहकीकात कलीमुद्दीन अहमद कर रहे थे। उन्होंने यूनुस साहब से इस बात की बड़ी तारीफ की। यूनुस साहब ये भी अदीब हैं और बड़े नामवर अदीब हैं अपने ज़माने के। यूनुस साहब से कलीमुद्दीन अहमद के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, और यूनुस साहब से जमाल पाशा के भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। जमाल पाशा से मामले की तह तक जाने के लिए, तहकीकात करने के लिए उन्होंने कई बार कुरेदने की कोशिश की, कई बार खोदने की कोशिश की कि पता चल जाए कोई बात, लेकिन कलीमुद्दीन अहमद को जमाल पाशा के ज़रिए कुछ बात नहीं पता चली। तो इस बात की कलीमुद्दीन अहमद ने यूनुस साहब से बड़ी तारीफ की थी कि मैंने कई बार इनसे दरियाफ्त करने की कोशिश की, लेकिन कभी भी इस मामले के इन्होंने दखल अंदाजी नहीं की। मामले को कि बोले इंसाफ आप खुद करिए, आपको जिम्मेदारी दिए तो आप तहकीक कीजिए, जड़ तक जाइए और मामले को ईमानदारी से निपटाइए, वरना चाहते तो ये मामले को अपनी तरफ मुड़वा सकते थे। कलीमुद्दीन अहमद इनके ख़ास थे, उनको बताते, अपनी राय मशवरा देते, लेकिन इस मामले से जमाल साहब ने अपने आप को बिल्कुल दूर रखा। इस बात से कलीमुद्दीन अहमद साहब बड़े खुश हुए और उन्होंने यूनुस साहब से भी इस बात के लिए कही थी कि बड़े अच्छे आदमी, उनके बारे में तारीफ़ की थी। सीवान जाकर मेरे यहाँ क़याम करने का प्रोग्राम भी बनाया और कहा कि जमाल साहब से इंक्वायरी में बड़ी मदद मिलेगी। उनके सीवान आने से चंद यौम कबल अचानक वो वफ़ात पा गए, और ये बातें मुझे खुद उनके घर वालों और यूनुस साहब से मालूम हुई जब मैं उनके इंतकाल की रेडियो से खबर सुनकर ताज़ियत के लिए पटना गया। ये कहते हैं जमाल पाशा कि उस मामले की तारीफ़ के बारे में मुझे कब पता चला, जब इनका इंतकाल हो गया। कलीमुद्दीन अहमद साहब को उसी मामले की इंक्वायरी के लिए सीवान आना था, पटना से सीवान आना था, लेकिन आने से कुछ दिन पहले ही, कुछ रोज़ कबल ही उनका इंतकाल हो गया। अब इंतकाल हो गया तो रेडियो में खबर इनको पता चली। उस वक्त बच्चों टेलीफोन वगैरह इतनी तेज़ी से काम नहीं करते थे कि फ़ौरन खबर पहुंचा दी जाए। रेडियो से इनको पता चला। अहमद जमाल पाशा को खबर सुनते ही ये इनके घर पर गए
ताज़ियत के लिए, अफसोस जाहिर करने के लिए, और वहाँ गए तो इनकी मुलाकात इनके घर वालों से और यूनुस अली साहब से हुई। तब उन्होंने सारा किस्सा बताया कि वो आपकी इस मामले के अंदर बड़ी तारीफ़ कर रहे थे और कह रहे थे कि आपके यहाँ जाऊँगा, वहीं से इंक्वायरी करेंगे, और आपके ज़रिए वो इंक्वायरी करवाना चाहते थे। यानी वो कहते थे कि आपकी मदद लेंगे इंक्वायरी में, और आपके घर ही रुकते, लेकिन आने से पहले ही उनका इंतकाल हो गया। अहमद जमाल पाशा अब उनको याद कर रहे हैं और कहते हैं कि अब भी उनका ख्याल आता है और याद आता है कि आलमी अदब या अंग्रेज़ी अदब पर मैंने उन्हें छेड़ दिया है। यानी जब भी उनको याद करता हूँ, अब भी अगर उनको याद करता हूँ, तो ऐसा लगता है कि जैसे मैंने उनको अदब के मामले के ऊपर छेड़ दिया है। अब छेड़ दिया है तो वो अपनी राय किस तरह से जाहिर कर रहे हैं, ये गुमान करते हैं कि जैसे आज भी वो मौजूद हैं और अदबी मामलात के ऊपर अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, और वो मुसलसल बोले चले जा रहे हैं, और महसूस होता है कि इल्म दानिश का एक समंदर उबल रहा है। कलीमुद्दीन अहमद के अंदर से इल्म दानिश का, अक्लमंदी का, समझ का, फहम का एक समंदर उबल पड़ा है, सिर्फ अहमद जमाल पाशा की ख्यालों में, इनकी यादों में। उनकी हमारे लिए इस वजह से भी हमेशा एक अहमियत रहेगी कि बिहार की शिनाख्त हमारे जिन जवाहर से उर्दू दुनिया की ख़जाने में होती है, उनमें कलीमुद्दीन अहमद की हैसियत कोहे नूर की है। कलीमुद्दीन अहमद को इसलिए भी याद कर रहे हैं कि उर्दू दुनिया के जो सितारे हैं जो बिहार में मौजूद थे, अहमद जमाल पाशा भी बिहार से थे, कलीमुद्दीन अहमद भी बिहार से थे, तो ये कहते हैं कि बिहार उर्दू दुनिया में जिस वजह से मशहूर है, जिस वजह से मकबूल है, जिन हीरो की वजह से मशहूर है, तो कलीमुद्दीन उन हीरो के सरताज हैं। कलीमुद्दीन अहमद कोहिनूर हीरे की तरह हैं। कोहिनूर रोशनी का पहाड़, एक बेशकीमती हीरा होता है, बेशकीमती हीरा है, उसे कोहिनूर कहा जाता है। तो कलीमुद्दीन अहमद एक कोहिनूर के हीरे की तरह हैं, बहुत चमकदार हैं और बहुत कीमती हैं। कलीम साहब उसूल तनकीद पर जोर देते थे, बहुत ज़्यादा जोर देते थे। मतन और शख्सियत के मुताले पर उनका जोर था। मतन का माना कोई बामानी तहरीर, किसी मुसन्निफ के कलम से निकली हुई कोई इबारत या शेर, वो उसका मतन कहलाता है। तो मतन और शख्सियत के मुताले के ऊपर उनका जोर रहता था। यानी अपनी तनकीद के दौरान जिस तख्लीक की तनकीद कर रहे हैं उसका मतन क्या है, वो उसके मौज़ूआत क्या हैं और उसकी शख्सियत क्या है, उसकी अहमियत क्या है, इन हवालात से वो मुताला करते थे, इन हवालात से वो तनकीद करते थे, जिससे हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। उनके तनकीद का अंदाज कुछ डेमोलिशन एक्सपर्ट का होता है। डेमोलिशन एक्सपर्ट तोड़ने फोड़ने में माहिर, उधम धाड़ करने वाला, धमाका कर देने वाला। डेमोलिशन का मतलब होता है बिखेर देना, तोड़ देना, फोड़ देना। और कलीमुद्दीन अहमद का अंदाज बयान ऐसा ही था। वो जिसके ऊपर तनकीद कर देते थे उसको तोड़ देते थे, फोड़ देते थे, सारी सच्चाइयां उसके कलाम की निकाल कर बाहर कर दिया करते थे। चाहे सामने वाले को बुरा लगे तो लगे, कलीमुद्दीन अहमद उसकी कोई परवाह नहीं किया करते थे। इसलिए उनका ज़रूरी ये भी था कि सभी एक दूसरे की तकलीद में लगे हुए हैं, सभी एक दूसरे की तारीफ़ों में लगे रहे हैं, बड़ाइयों में लगे हुए हैं। तो ऐसे वक्त के अंदर ऐसे एक्सपर्ट की अहमियत बड़ी बढ़ जाती है, जो सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, बेखौफ होके जो बात है उसको जाहिर कर दे। वो किसी की ताबे में आके या किसी के डर के मारे कुछ बदलाव नहीं करे अपनी तहरीरों के अंदर, जैसा है जो है वो उसकी बयानी कर दे, यानी उसकी कमियों को जाहिर कर दे और इस शिद्दत से जाहिर करे कि सामने वाले को पता चल जाए कि मैं क्या हूं और कितने पानी के अंदर हूं। हम सबक का मुताला करके आए हैं और हमने देखा कलीमुद्दीन अहमद की वजह से आल अहमद सरूर साहब का क्या हाल हो गया था। बीमार पड़ गए थे, बुखार आ गया था। सैयद एहतशाम हुसैन साहब का क्या हाल हो गया था, वो भी कमज़ोरी महसूस कर रहे थे, बीमार से हो गए थे। तो जब वो तनकीद करते थे तो अगर किसी को निशाने पे ले लिया तो उसकी सारी बुराइयां जाहिर कर दिया करते थे। उस तनकीद के अंदर जो कमियां हैं, तनकीद निगार की जो कमियां हैं, मजमून निगार की जो कमियां हैं, मजमून की कमियों के साथ निकाल कर उनको पेश कर दिया करते थे, किसी को नहीं बख्शते थे। एक प्रोग्राम का किस्सा भी यहाँ पर शामिल है। आपने गालिब के बारे में क्या कहा था? गालिब को अपने दौर में जो इज्जत मिली वो गालिब की हैसियत से कम है, और गालिब को आज जो शोहरत मिल रही है, जो इज्जत मिल रही है, जो वक़्त मिल रही है, वो गालिब की हैसियत से ज़्यादा है। अब बताओ, आप गालिब के बारे में कुछ कहते हुए नहीं डरे कि कोई क्या कहेगा, किस तरह की बातें होंगी। किसी का खौफ नहीं था, किसी के लिए कुछ भी उनके दिल में रहम नहीं था।
अगर आम जिंदगी में जाओगे, उनसे ज़ाती ज़िंदगी में मुलाकात करोगे तो बड़े रहमदिल थे, लेकिन अदब के मामले में वो किसी के ऊपर रहम नहीं करते थे। उनके बारे में ये भी कहा जाता था कि अगर अदीबों को अपनी गलतियों की सज़ा मिलने लगे तो उस सज़ा देने वाले जो महकमा बनेगा, उस महकमे का सदर कलीमुद्दीन अहमद साहब को बनाया जाएगा, क्योंकि ये किसी के ऊपर रहम नहीं करते। ये अदब के लिए गांधी जैसे थे, लेकिन गांधी की जैसी शख्सियत के मालिक होने के साथ भी ये किसी के ऊपर रहम नहीं करते थे। ईमानदार थे, सच्चाई के ऊपर अड़े रहते थे, लेकिन अदब के मामले के ऊपर, तनकीद के मामले के ऊपर ये किसी को नहीं बख्शते थे, किसी के ऊपर रहम नहीं किया करते थे। तो इनका अदब के अंदर अंदाज डेमोलिशन एक्सपर्ट का था, जिसके अदब में ज़रूरत भी है और अहमियत भी है। इसलिए कलीमुद्दीन अहमद साहब की अहमियत जाहिर की है कि सिर्फ तारीफ़ें करने वाले इंसान नहीं होने चाहिए, कुछ बुराइयां करने वाले भी होने चाहिए, खामियों को जाहिर करने वाले भी होने चाहिए। तो ये जिस तरह के जो इंसान हैं, इनकी अदब को ज़रूरत भी है और अहमियत भी है। बुत साजी सब कुछ नहीं, बुत शिकने भी अदबी और तारीख़ी साइकिल का जज्बे लानिफक है। ये कहते हैं बुत साजी यानी तारीफ़ें करना, कसीदे पढ़ना, लोगों की अच्छाइयाँ जाहिर करना, सिर्फ वो ही सब कुछ नहीं है। बुत शिकनी भी कुछ चीज़ है। बुत शिकनी के माने यहाँ पर लिए गए हैं लोगों की बुराई करना, लोगों के दिल तोड़ना। सिर्फ दिल बनाने वाले, दिल रखने वाली बातें ही नहीं होनी चाहिए, दिल तोड़ने वाली बातें भी इस दुनिया का जो साइकिल चल रहा है उसका जज्बे लानिफक है, लाजमी हिस्सा जिसे अलग न किया जाए। जज्बे लाफानिक है जो वो हिस्सा जो बिल्कुल अलग नहीं है कहीं किया जाए, जो ज़रूरी हो जिस्म के लिए, वो जज्बे लानिफक कहलाता है, जिसको तोड़ा नहीं जा सके, जिसमें दरार नहीं ला सके। तो ये जो अदबी तारीखी साइकिल है, इसका ये जज्बे लानिफक है। क्या लानिफक है? दिलों को तोड़ने का हुनर। सिर्फ जोड़ना ही नहीं आना चाहिए, तोड़ना भी आना चाहिए। और कलीमुद्दीन अहमद को इसीलिए डेमोलिशन एक्सपर्ट कहा जाता है, क्योंकि ये तोड़ने में माहिर थे। ये किसी का ख्याल नहीं रखते थे कि उसका दिल दुखेगा तो मैं उसके लिए नरम बातें कर दूं, नरम लहजा अपना लूं। नहीं, जो कहना है साफ गोई से कहना है, ईमानदारी से कहना है। यही कलीमुद्दीन अहमद साहब की अहमियत है और यही कलीमुद्दीन साहब के रुतबे को वाज़े करता है। इसीलिए सब उनसे खौफ खाते थे। एहतिसाब और गिरफ्त का फ़न उन पर ख़त्म हो गया, यानी वो चले गए तो उनके बाद फिर ऐसा कोई नक़ाद नहीं आया, उस दौर को, दर्जे को नहीं पहुँच पाया, उस मुकाम को नहीं छू पाया जहां पर कलीमुद्दीन अहमद जाकर फाइज हुए हैं। तनकीद को कलीमुद्दीन अहमद साहब जहां ले गए, दोबारा फिर उनके बराबर का कोई ऐसा शख्स नहीं आया जो तनकीद को ऊपर ले जा सके। तो एहतसाब यानी हिसाब लेना, गलतियों का हिसाब लेना, और गिरफ्त यानी पकड़। तो जो पकड़ का फन कलीमुद्दीन अहमद साहब के पास था, जो हिसाब लेना, कमियों का हिसाब लेना, खामियों का हिसाब लेना, जो कलीमुद्दीन अहमद जानते थे, वो कोई दूसरा नहीं जान पाया। अब ज़रूरत यह है कि उनके कारनामों की एडिटिंग और तलखीस की जाए। तलखीस यानी उसको तरतीब दी जाए, उसका खुलासा किया जाए, लोगों के समझ में आ जाए, इस तरह से उनको आसान बनाई जाए, ताकि काम की बातें हम गिरह में बांध सकें और बकिया की हैसियत तारीखी रह जाए। जो काम की बातें हैं वो तो हम काम में ले लें और बाकी तारीखी हैसियत से अपनी अदब में मुकाम बना सके। आगे आते हैं। कलीम साहब के इल्मी ज़ख़ीरे में बड़ी नादिर और नायाब कुतुब हैं। कीमती, नादिर यानी जो कहीं नहीं हो, नुदरत रखने वाली, अनोखीपन जो हो किताबों में, उस तरह की किताबें आपकी लाइब्रेरी के अंदर हैं। कुतुब यानी एक से ज़्यादा किताब है, किताब की जमा कुतुब। तो आपकी लाइब्रेरी थी, ज़ाती लाइब्रेरी थी, और वो लाइब्रेरी इतनी वसी थी कि दुनिया भर की किताबें उस लाइब्रेरी में मौजूद थी। आपको बताया है कि नादिर और नायाब, नायाब जो कीमती हो, जिसके जैसी कोई नहीं हो बिल्कुल, और नादिर अनोखी हो, जैसी दूसरी नहीं मिले। तो बड़ी कीमती नादिर और नायाब किताबें इनकी लाइब्रेरी के अंदर मौजूद थी। शेक्सपियर के बेशतर पहले एडिशन उन्होंने मुझे दिखाए थे। ज़रूरत इस बात की है कि इस ख़जाने को महफूज कर दिया जाए। कलीमुद्दीन अहमद की लाइब्रेरी के लिए अहमद जमाल पाशा कहते हैं कि बड़ी कीमती किताबें हैं उनकी लाइब्रेरी के अंदर, और दुनिया भर की किताबें मौजूद हैं। अब ये ज़रूरत हमें चाहिए कि उनकी लाइब्रेरी को महफूज कर दिया जाए, उनकी किताबें इधर उधर नहीं हो, तितर बितर नहीं हो, उनकी हिफाजत के इक़दामात हमें उठाने चाहिए। नादिर यानी अनोखा, कामयाब, और नायाब यानी ना मिलने वाला, बहुत मुश्किल से मिले, जो दोबारा नहीं मिले, एक बार ख़त्म हो जाए। तो उनकी हिफाजत की ज़रूरत है, वो किताबें हिफाजत चाहती हैं। अहमद जमाल पाशा कहते हैं, मुझे अब भी कलीम साहब याद आते हैं।
खुसूसन उनकी कोई किताब मेरे हाथ में हो, या फिर जब मैं बिहार उर्दू अकादमी जाता हूँ और रास्ते में उनका घर पड़ जाए तो एकदम मुझ पर उदासी छा जाती है और उनका चेहरा नज़रों के सामने आ जाता है। बुजुर्गों में जिससे बहुत कुछ हासिल किया, उनमें वो मुझे बहुत अजीज़ हैं। कलीमुद्दीन अहमद खाका यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। मैंने आपको खाके के मुताले से पहले बताया था कि जब हम खाके का मुताला कर लेंगे तब आपको कलीमुद्दीन अहमद साहब नज़र आने लग जाएंगे, उनकी शख्सियत से आप वाबस्ता हो जाएंगे, रूबरू हो जाएंगे, पहचान जाएंगे कि कलीमुद्दीन अहमद का तर्ज क्या है, उनका अंदाज क्या है और वो किस तरह की तनकीद करते हैं, कि अदब में उनकी क्या हैसियत है। इन चीज़ों से आप हमकिनार हो जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि आपने ये सब चीज़ें जान ली होंगी। कलीमुद्दीन अहमद की शख्सियत क्या है, किस तरह की वो तनकीद करते हैं, लोग उनसे क्यों डरते हैं। आल अहमद सरूर और एहतशाम हुसैन जैसे उदबा का उन्होंने हाल ख़राब कर दिया था, तो आप जान सकते हैं कलीमुद्दीन अहमद क्या शख्सियत हैं। यहाँ पर बच्चों खाका मुकम्मल हो गया है। कलीमुद्दीन अहमद साहब का खाका था और अहमद जमाल पाशा ने लिखा था। खाका का फ़न कलमी तस्वीर खींचने का होता है, मुरक्का होता है, कलम के ज़रिए तस्वीर खींच दी जाती है, इसे ही खाका कहते हैं। सारी अच्छाइयाँ, सारी खामियाँ जो भी हैं ईमानदारी से पेश कर दी जाती हैं। यहाँ कलीमुद्दीन अहमद साहब की अच्छाइयाँ भी आपको दिखाई गई हैं और कलीमुद्दीन अहमद साहब के अंदर जो खामियाँ मौजूद हैं उनको भी आपने ईमानदारी से साफ कर दिया है, ईमानदारी से वाज़े कर दिया है। अहमद जमाल पाशा का अंदाज़ मज़ाहिया होता है, मज़ाहिया अंदाज़ों के अंदर आप बात करते हैं। खाका भी आपने मज़ाहिया अंदाज़ में खींचा है, लेकिन बहुत सारे संजीदगी के इक़्तिबास भी इसके अंदर शामिल हैं, जहां हम संजीदा हो जाते हैं, सोचो फ़िक्र के अंदर डूब जाते हैं। उस अंदाज़ के अंदर आपने लिखा है। तनकीद आपका मैदान है, तनकीदी नज़रिया भी आपको इस खाके के अंदर नज़र आया है और उसका हमने मुताला किया है, समझा है। यहाँ पर बच्चों सबक का तीसरा हिस्सा मुकम्मल हो गया है। चौथे हिस्से के अंदर हम सवालों के जवाब हासिल करेंगे और सवालों जवाब के हिस्से तक आपको इंतज़ार करना है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।